और सभी एक्सपर्ट डॉक्टरगण और जो हमारे नागरिक इससे जुड़े हैं। पब्लिकली ओपन विषय है सर, तो आप लोग उस ढंग से सबको ब्रीफ कर सकते हैं क्या करना चाहिए। सर जो हमारे इस वीसी के साथ जो भी हमारे नागरिकगण जुड़े हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं वीसी आज के आंकड़ों से शुरू करूंगा सर, क्योंकि आज के आंकड़े भी बहुत ही सीरियस है सर, और जो पोजीशन दिखाते हैं कि राजस्थान के अंदर कोविड की जो कोरोना के महामारी की जो स्पीड जिस स्पीड से फैल रहा है वो एक बहुत ही सीरियस कंडीशन में हो रहा है सर। तो आज सर हमारे यहाँ पे 10,514 यानी कि हमने आज 10,514 एक दिन के अंदर पॉजिटिव केसेस आए हैं। फर्स्ट टाइम हुआ है जब 10,000 से ज्यादा केसेस पॉजिटिव आए हैं, और ये वही ट्रेंड चल रहा है सर जो हमारे पड़ोसी राज्यों के अंदर सब जगह चल रहा है, और जिस स्पीड से हमारे यहाँ फैल रहा है उस स्पीड वहां भी उसी स्पीड से फैल रहा है सर। महाराष्ट्र का तो सभी को उदाहरण पता है सर, जहाँ पे रोज पॉजिटिव केसेस लगभग 60,000 से भी ज्यादा आते हैं। तो ये दिखाता है सर कि अभी जिस स्पीड से चल रहा है और जैसे ग्रोथ हो रही है, जैसे कल 9,000 थे केस, 9,046, और आज उसमें लगभग 1,500 लोगों की और आंकड़ा और बढ़ोतरी हो गई। तो ये बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है और इसको तुरंत रोकने की आवश्यकता है सर। और आज का सर दुखद की बात ये है सर, आज जो हमारे मृत्यु के आंकड़े हैं सर वो भी कल से बहुत ज्यादा है सर, और 42 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है 24 घंटे के अंदर सर। तो ये तो आंकड़े थे सर आज के सर, और इसमें मैं 2-3 सिटीज का भी हाईलाइट करना चाहूंगा सर, जिलों का, जिसके अंदर जयपुर है सर। जयपुर लगभग एक दिन के आंकड़े 2,000 तक पहुंच गए हैं। 1963 लोग एक दिन में जयपुर में पॉजिटिव पाए गए हैं। जोधपुर के अंदर भी लगभग 1,600 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं, 1,700 केसेस लगभग पॉजिटिव पाए गए हैं एक दिन के अंदर। कोटा भी सर 1,000 से ऊपर हो गया सर, 1,116 केसेस, और कोटा में सर आज 13 डेथ्स रिकॉर्ड हुई हैं सर, और उदयपुर भी सर 1,000 से ऊपर है। तो 4 जिले हमारे ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिव केसेस एक दिन में 1,000 से ऊपर है। राजेश जी पीपीटी दिखाएंगे एक बार सर। अब एक छोटी सी पीपीटी है जिसके माध्यम से मैं अभी तक की जो स्थिति उभर के आई है पिछले 20 दिनों के अंदर, उसके बारे में मैं सभी को जानकारी देना चाहूंगा सर। और स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है सर, जिस स्पीड से ये फैल रहा है। नेक्स्ट सर, इस आंकड़ों के अंदर सर अगर हम एक्टिव केसेस का आंकड़ा देखें सर, जो ऊपर से चौथा है सर, तो 60,000 एक्टिव केसेस हैं सर राजस्थान में इस वक्त, और जो कि बहुत ही भारी मात्रा है। एक्टिव केसेस वो होते हैं जिनको आज की तारीख में कोरोना वायरस है सर, वो पॉजिटिव हैं, और उनको या तो होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है या हमारे कोविड केयर सेंटर या हॉस्पिटल्स के अंदर। तो मैं ये आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि हॉस्पिटल्स के जो बेड्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और उसके अंदर जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो भी भरते जा रहे हैं। तो ये हाईलाइट करना चाह रहा हूं सर कि आज जैसे हमारा 10,000 का आंकड़ा आया है, तो ये हमारा एक्टिव केसेस का आंकड़ा 60,000 से बढ़ के और बढ़ जाएगा। 10,000 अगर एक्टिव पॉजिटिव आए तो कुछ ठीक होंगे, लेकिन फिर भी ये 6-7,000 बढ़ेगा। और केस डबलिंग टाइम जो है सर राजस्थान का मात्र 45 दिन रह गया है सर, यानी कि इसी रेट से अगर हम चलते रहे तो 45 दिन के अंदर हमारे यहाँ के अंदर लगभग 1.25 लाख लोग होंगे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जिस स्पीड से बढ़ा है, अगर उसको फैक्टर इन करें सर, तो शायद उससे भी पहले हमारे केस डबल हो जाएंगे सर। भारत से भी कम है, अब तो भारत से भी कम हो गया सर, क्योंकि भारत के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे अभी ये इतनी स्पीड से बढ़ा नहीं है, तो वो बैलेंस कर देता है। लेकिन राजस्थान स्टेट को देखें सर, ये तो पिछले कुछ दिनों के मूविंग होता है, अगर 2-3 दिन के अगर आप ग्रोथ देखें सर, तो ये 45 डेज से भी कम में डबल हो जाएगा सर। अगर आज की और कल की ग्रोथ के हिसाब से ये बढ़ा तो 45 डेज से भी कम में डबल होगा। नेक्स्ट, ये सर मार्च में यानी कि 1 माह पहले जो हमारी स्थिति थी और 17 दिनों में क्या स्थिति बनी है उसको दिखा रहा है सर। सर आपके निर्देशानुसार मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट और मेडिकल एजुकेशन ने प्रयास करके सर जो हमारी सैंपल्स हैं उनको काफी बढ़ाया है सर, और जो पूरे मार्च में 6 लाख सैंपल लिए थे सर, तो हमने 17 दिन में सर लगभग 8 लाख सैंपल ले लिए, और हम एक दिन के अंदर सर हमने लगभग 67,000
का सैंपलिंग का कलेक्शन करा है आरटीपीसीआर का। आरटीपीसीआर सैंपलिंग कलेक्शन में सर मैन पावर भी लगता है, मोबिलिटी भी चाहिए होती है, सैंपल फील्ड से कलेक्ट कराने के लिए टीम भेजनी पड़ती है, वहां से सैंपल लेके फिर लैब पे भेजनी पड़ती है। तो ये एक बहुत ही रिग्रेस प्रोसीजर है सर, जिसके अंदर काफी सारे रिसोर्सेज लगते हैं। उसके बावजूद सर 67,000 के आसपास हमने आरटीपीसीआर के सैंपल लिए हैं सर। अब जो सीरियस बात है सर इसके अंदर जो देखने वाली है सर कि मार्च के अंदर, पूरे मार्च के अंदर सर हमारे यहाँ पर 31 मृत्यु हुई थी और 17 दिन के अंदर लगभग 300 मृत्यु हो गई है सर। यानी कि एक महीने के अंदर मृत्यु का आंकड़ा 10 गुना बढ़ गया है सर। और जुड़े हुए एक्टिव केसेस देखे सर 7,355 पूरे मार्च में सर, और 51,000 इस 17 दिन के अंदर, यानी कि 8 गुना सर, लगभग 7 से 8 गुना ये आंकड़ा बढ़ गया है सर। नेक्स्ट, ये सर साप्ताहिक पॉजिटिविटी दिखाता है, यानी कि एक सप्ताह में जो हमने सैंपल लिए उसमें से 100 में से कितने पॉजिटिव आए। जो ब्लू लाइन है वो राजस्थान का आंकड़ा दिखा रहा है। इसके अंदर मैं सर सबको जो चीज दिखाना चाहूंगा सर, अगर 4 हफ्ते पहले का अगर आप आंकड़ा देखें तो 2.27 हमारा पॉजिटिविटी रेट था वीकली का, जो बढ़ के 12.91 हो गया है, यानी कि 6 गुना बढ़ गया है पॉजिटिविटी। 4 हफ्ते के अंदर हर 100 लोगों में से जितने पॉजिटिव आ रहे थे वो आज की तारीख में वो 6 गुना बढ़ गया है। तो किस स्पीड से वायरस फैल रहा है ये इससे सभी को क्लियर हो जाता है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा सर, ये पॉजिटिविटी हमारी साप्ताहिक मैंने इसमें दिखाई है, लेकिन अगर पिछले 2 या 3 दिन की देखेंगे तो ये पॉजिटिविटी सर ये 15% से भी ऊपर दिखाई देगी सर, क्योंकि 2 सप्ताह भर की हम दिखाते हैं तो 7 दिन पहले जब हमारा पॉजिटिविटी आ रही थी वो थोड़ी कम थी तो वो एवरेज आउट करती है, लेकिन अगले लास्ट 2-3 दिन की देखेंगे तो ज्यादा आ रही है। और कुछ अगर हॉस्पिटल्स में देखेंगे जो लोग टेस्ट कराने आ रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल हैं या हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उसके अंदर कुछ जिलों में 30% तक पॉजिटिव रेट सैंपल आ रहे हैं, यानी कि वहां पे जो भी सैंपल का टेस्ट कराने आ रहे हैं 10 में से 3 लोग, हर तीसरा बंदा पॉजिटिव निकल के आ रहा है। नेक्स्ट, जैसे मैंने पहले बताया सर, आपके निर्देशानुसार और मंत्री जी के निर्देशानुसार हमने सैंपलिंग को बहुत बढ़ाया है सर, और जो यहाँ पे 17,000 होती थी सर एक महीने पहले, अब हम उसको 67,000 पे ले गए हैं। तो लगभग 4-4.5 गुना हमने किसको कर लिया है। नेक्स्ट, ये ग्राफ मृत्यु का है सर। अगर पिछले 10 दिन का देखेंगे तो देखेंगे सर एकदम स्टीव कर्व में मृत्यु राइज हुई है सर। 10 थी सर हमारी 11 अप्रैल को, और 17 अप्रैल को ये 37 हो गई, आज 42 हो गई है सर, यानी कि 10 अप्रैल से लेके 8 दिन के अंदर 4 गुना मृत्यु हो गई सर एक दिन के अंदर। नेक्स्ट, ये पिछले साल के आंकड़ों से अगर कंपेयर करेंगे तो पिछले साल जब पीक आई थी, जो आई थी नवंबर में, तब हमारी मृत्यु 18 से 20 के बीच रहती थी। इस बार के अगर लास्ट 4 दिन के देखेंगे सर, 14 अप्रैल 29, 15 अप्रैल 33, 16 अप्रैल 31, 17 को 37, आज 42, यानी कि हम जो लास्ट ईयर की पीक से अब डबल पे पहुंच गए हैं सर। नेक्स्ट, इसी तरीके से जो पॉजिटिव केसेस है सर, ये हमने कुछ जिले चयनित करे हैं जहां पे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ रही है। तो 10 अप्रैल को अगर देखेंगे जयपुर के अंदर 650 थे, जो आज डबल से ज्यादा हो गए। इसी तरीके से बाकी अगर आप जोधपुर देखेंगे सर तो 600 से 1265 हो गए। इन्हीं फिगर्स को अगर आप पिछले साल की पीक से कंपेयर करेंगे तो जयपुर के अंदर पीक गई है सर 656, और आज है 1484 जो कल था, और आज का आंकड़ा सर जयपुर का है 1900 के ऊपर सर। जोधपुर का अगर देखेंगे सर तो लास्ट ईयर की जो पीक गई थी सर वो थी 517, और आज का जो आंकड़ा है सर, जो अभी तक का जोधपुर का सबसे ज्यादा है सर, वो लगभग 1700 केस है सर, मतलब 3.5 गुना के आसपास सर। कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, सबका इसी तरीके का हाल है सर। नेक्स्ट, ये साप्ताहिक पॉजिटिविटी सर पिछले 1 महीने में कैसे बढ़ी है सर, ये ग्राफ ये दिखाता है। उदाहरण के तौर पे अगर सर अलवर देखेंगे सर, आप दूसरे नंबर पे है सर। 4 हफ्ते पहले उसकी साप्ताहिक पॉजिटिविटी 1% से भी कम थी सर, और अब 11.56, 11 गुना सर, 11 गुना 4 हफ्तों के अंदर सर पॉजिटिविटी रेट बढ़ी है।
आगे और देखें सर, 12 में 1.99 और पिछले हफ्ते 26% सर पॉजिटिविटी रही, जो कि एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है सर मेरे हिसाब से सर। भीलवाड़ा में 4% से बढ़कर 16% हो गई, बीकानेर 1.4%, मतलब 4 हफ्तों के अंदर सर बीकानेर के अंदर लगभग 10 गुना बढ़ गई सर, 10 गुना सर। धौलपुर भी देख ले सर, 0.28, और आज की तारीख में हर 17वां बंदा जिसकी हम धौलपुर में जांच करते हैं, मतलब सॉरी 17% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं सर। 0.28 से 17% सर, ये तो मेरे को लगता है सर इससे ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं सर। तो ये सब साफ दिखा रहा है सर किस स्पीड से ये वायरस ने स्प्रेड करा है। पुराने साल जो वायरस आया था सर वो स्पीड से नहीं स्प्रेड कर रहा था। उसके कारण ये हुआ था सर कि उस वजह से हमारे जो एक्टिव केसेस थे सर एट अ टाइम वो इतने थे जिसको हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से संभाल पाए थे। उसके बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ाया है सर। सर आपको पता है सर, आप RUHS के अंदर सर 1 साल के अंदर 0 से उसको 1200 बेडेड हॉस्पिटल बना दिया है सर, और पूरे राजस्थान में, इन्हीं राजस्थान के बाहर भी RUHS का नाम हो गया। इसी तरीके से सर पिछले 15 दिनों के अंदर भी सर जिलों में कलेक्टर्स और उनकी मेडिकल टीम के साथ, CMHOs, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेजेस के साथ उन्होंने पूरी कोशिश करी है सर, जहां जहां हॉस्पिटल में स्पेस मिल जाए वहां पे बेड्स अवेलेबल कराने की और ऑक्सीजन जनरेटेड बेड्स अवेलेबल कराने की भी पूरी कोशिश करी है सर। लेकिन उसके बाद भी सर हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर इस स्पीड से बढ़ता रहा तो ये जो केसेस हमने बेड्स बढ़ाए हैं वो भी, उसका भी एक सैचुरेशन आ जाएगा सर। नेक्स्ट, ये बाकी जिले हैं सर। जोधपुर आज की तारीख में 21% पॉजिटिविटी दिखा रहा है। उदयपुर में सर हफ्ते की पॉजिटिविटी 24% है, लेकिन उसकी डेली पॉजिटिविटी सर जो रोज जांच हो रही है आजकल में वो 30% के आसपास आ रही है सर। और बाकी जिले भी देख लें सर, राजसमंद 4.92 से 16.65, सिरोही 4.25 से 26 से 15.69, मतलब ऑन एन एवरेज 4 से 5 गुना तो लगभग हर जिला पहुंच गया सर। जैसलमेर जैसा जिला भी जहां पे इतना वाइड स्प्रेड एरिया है वहां पे भी सर पॉजिटिविटी रेट सर 4% से ऊपर चली गई सर। नेक्स्ट, ये सर हमने प्रोजेक्शन करा है सर, और अगर अलग अलग मॉडल है प्रोजेक्शन करने के सर, अगर हम कोई दूसरा मॉडल लेते तो हो सकता है ये प्रोजेक्शन और ज्यादा दिखाता। और ये प्रोजेक्शन में दिखा रहे हैं हम सर 1,30,000 हमारे एक्टिव केसेस होने की संभावना है सर। अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहा 1,30,000 हमारे एक्टिव केसेस 30 अप्रैल को होने की संभावना है सर। इसमें से कितने केस ऑक्सीजन पे रहेंगे, ये माना जाता है कि सब 80% केस लगभग ऐसे होंगे जो एसिम्टोमेटिक या माइल्डली सिम्टोमेटिक होंगे, जो कि हॉस्पिटल में नहीं आएंगे। लेकिन बाकी 20% केस आएंगे, उसमें से भी आधे से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए सर हमने सब तरीके से कोशिश कर ली है। हमारे जितने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स थे वो सब फुल वर्किंग कैपेसिटी में है। वो हमने उनको 24 घंटे बिजली देना शुरू कर दिया। जो गांव ग्रामीण इलाके में भी जो प्राइवेट थे सर वो भी फुल जनरेशन पे चले, चाहे वो पहले रूरल फीडर पे थे, अब उनको भी 8 घंटे से 24 घंटे पे शिफ्ट कर दिया है सर। जितने हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे जिले के अंदर मौजूद थे सर उन सबको अब हम यूज करने लगे, सबको मेडिकल कॉलेज में लाने लगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो कि एक छोटी मशीन होती है और 10 लीटर या 5 लीटर 1 घंटे तक वो ऑक्सीजन दे सकती है, उसको भारी मात्रा में क्रय करें सर। कोटा ने आज ऑर्डर भी दे दिया सर, मैं बताना चाहूंगा सर 1500 का। लेकिन ये सब आने में थोड़ा समय लगेगा सर, और हमारी क्राइसिस अभी हमारे सामने है सर। तो इसके अंदर सर हमने जितने भी हमारे प्लांट्स थे, यहां तक कि हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी ऑक्सीजन का बहुत ही कम कर दिया है सर। और वो ऑक्सीजन भी सर जो इंडस्ट्रियल के जाती थी वो मेडिकल की तरफ डाइवर्ट कर दिया है, हॉस्पिटल्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। तो ये सर मैं बताना चाहूंगा कि हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई भी सर 30 दिन के अंदर 30 अप्रैल तक सर, मतलब अगले आने वाले 11 दिनों के अंदर सर डबल हमारी डिमांड हो जाएगी सर। नेक्स्ट, ये इससे भी क्लियर होता है सर ऑक्सीजन की डिमांड हमारी किस स्पीड से बढ़ रही है सर। ये अगर हम ऑक्सीजन हमने दिखाया सर D टाइप सिलेंडर्स के तहत, ये पूरे राजस्थान का
फिगर है सर। इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा सर, पूरे राजस्थान का फिगर भी कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि हमारे अगर 33 जिले हैं, हो सकता है कि 2-3 जिलों के अंदर ऑक्सीजन की समान डिमांड एकदम से बढ़ जाए, और उसका मूवमेंट कराना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि टैंकर से कहीं हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो तो वहीं पे स्थापित होते हैं, तो वो तो उसी वक्त दे ही रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हमारे को कहीं से मंगवाना है तो ऑक्सीजन के सिलेंडर टैंकर्स होते हैं, उनसे मंगवाना पड़ता है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो हमारे टैंकर्स के मूवमेंट में भी टाइम लगता है सर। नेक्स्ट, ये सब ब्लू अगर लाइन देखें सर, तो ये ब्लू लाइन दिखा रही है कि हमारे को 4 अप्रैल को ब्लू लाइन दिखा रही है कि कोविड के पेशेंट्स को हम कितना सप्लाई कर रहे थे सर ऑक्सीजन, जो कि लगभग 2000 सिलेंडर्स थे, और 4 से आज 17 हो गई सर। 13 दिन के अंदर, कल 17 से 13 दिन के अंदर ये आंकड़ा लगभग 4 गुना हो गया सर। तो ये किस स्पीड से ऑक्सीजन की डिमांड भी आ रही है सर, ये उसको स्पष्ट दिखा रहा है सर। 13 दिन के अंदर 4 गुना ऑक्सीजन की डिमांड हो गई सर। नेक्स्ट, ये मृत्यु का विश्लेषण है सर। 1 अप्रैल यानी 17 दिन का हमने विश्लेषण किया है सर। इसके अंदर अगर हम देखेंगे सर, अभी भी 60 वर्ष से अधिक लोगों की मृत्यु ज्यादा हो रही है सर, लेकिन जो देखने का आंकड़ा है सर, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भी 77 लोगों के जो ग्रामीण परिवेश से हैं सर, उनकी भी मृत्यु हुई है। 30% ग्रामीण एरिया से हुई है। तो जो पहले बात कही जाती थी सर कि ये शहर की बीमारी है, वो भी इस वेव के अंदर ये कुछ हद तक ये गलत साबित हुई है कि ये केवल शहर की बीमारी है। कोमॉर्बिड वाले 56% लोग हैं जो कोमॉर्बिड वाले, इसीलिए हम सरकार ने सर एडवाइजरी भी जारी कर रही है कि अनावश्यक घरों से बाहर लोग ना निकलें। स्पेशली जो कोमॉर्बिड वाले हैं, 60 साल से ऊपर वाले हैं, कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, तो उसी में सबकी भलाई है, उसी में उन लोगों की भी सेफ्टी है। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा सर कि इस बार जो देखने को आया है सर, ये मृत्यु है। मृत्यु के अलावा पॉजिटिव केसेस के बारे में मैं बताना चाहूंगा सर कि 62% पॉजिटिव केसेस 45 ईयर्स से यंग लोगों में है, जो पिछली बार देखने को नहीं आया था। पिछली बार यंग लोगों को, छोटे बच्चों को ये बीमारी बहुत कम इफेक्ट कर रही थी। नेक्स्ट, ये केसेस अगर देखें सर, मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा सर कुछ जिलों के आंकड़े। 3 अप्रैल को जयपुर के अंदर 400 से भी कम डेली पॉजिटिव केस आए थे। 4 को देखेंगे तो 250 ही आए थे 4 अप्रैल को, और 17 तारीख को आए 1484, और आज लगभग 2000। यानी कि सर 13 दिन के अंदर 8 गुना पॉजिटिव केस दिन में आने पड़ गए सर। उदयपुर देख लें सर, 137 था सर 4 तारीख को, और आज 1000 आए हैं सर, ये भी लगभग 8 गुना है सर। कोटा 225 था सर, और कोटा भी अब 1000 से ऊपर चल रहा है सर, 5 गुना से ज्यादा सर। तो लगभग सर सारे जिलों में अब ये स्थिति आती जा रही है कि केसेस रोज बढ़ते जा रहे हैं सर। नेक्स्ट, ये बाकी जिलों के आंकड़े हैं सर, जो छोटे जिले भी है, जो सवाई माधोपुर 209 हो गए सर, और उसी हिसाब से अगर सर बाकी जिले भी अगर हम देख लें सर, धौलपुर 117 लोग हो गए सर, टोंक के अंदर एक दिन के अंदर 129 लोग हो गए सर। छोटा जिला है सर दौसा, 130 लोग हो गए सर। चूरू 168 लोग हो गए सर। तो लगभग सारे जिलों के अंदर आंकड़े। जैसलमेर में पहले ही बता चुका हूं सर, 47 हो गए सर, क्योंकि जैसलमेर में डिस्टेंसेस इतने ज्यादा हैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता है कोई कि वहां पे भी ये फैलेगा। नेक्स्ट, ये ग्राफ सर, सारी चीजें जो मैंने अभी तक कही हैं वो एक सिंगल ग्राफ में स्पष्ट हो जाती है सर। ये ग्राफ 17 मार्च 2020 से लेकर 17 अप्रैल 2021 का हमने ग्राफ बनाया है। नए पॉजिटिव केसेस कितने हैं सर, उसको देख ले सर। जो नवंबर की पीक है और जो अब की पीक है सर, वो एक दिखाई देता है क्लियर कि पीक में कितना डिफरेंस है सर। और दूसरी चीज तो दिखाई देती है सर, जो दिखाती है कि स्पीड से बढ़ा है सर ये कोरोना वायरस, कि पीक किस स्पीड से आई है सर। शुरू में जब पिछले साल जब पीक आई थी सर, तो मई से धीरे 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 ग्राफ बढ़ा था, शायद मेरे ख्याल से 25 से 30% का एंगल होगा सर। और अगर अभी देखेंगे सर तो ये 90%, लगभग 90%, 85-86 डिग्री पे होगा सर, लगभग 90% के ऊपर सर ये ग्राफ है सर। नेक्स्ट, ये सर कल भारत के अंदर सर
पिछले 3 दिनों से सर 2 लाख से भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव सर भारत के अंदर। तो पूरे भारत में भी सर ये इतना ही स्पीड से फैला है जितना हमारे यहाँ फैला है सर। तो ये कहना कि इससे स्पष्ट होता है सर कि जो स्थिति विकट स्थिति आ रही है सर, इसमें पूरे भारतवर्ष में आ रही है। 2,60,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सर कल भारत में आए सर, जबकि पिछली बार का जो हाईएस्ट आंकड़ा था सर वो 1 लाख से भी कम था, 98,000 था सर। नेक्स्ट, ये कंपैरिजन है सर। मैं पहले भी इन फिगर्स के बारे में बात कर चुका हूं, लेकिन मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं बस सभी से चाहूंगा सर ग्राफ को एक बार देख लें सर कि कैसे स्ट्रेट लाइन के अंदर ऊपर ग्राफ बढ़ रहा है, चाहे जोधपुर का हो, कोटा का हो। कोटा का पिछले 3 दिन का अगर आप लाइन देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कोटा के अंदर अभी क्या हालत बन रहे हैं। नेक्स्ट, भीलवाड़ा का पिछले 3 दिन का आप लाइन देख लें सर, अलवर की 3 दिन की लाइन देख लें तो सबको क्लियर हो जाता है सर कि क्या हालत बन रही है सर। नेक्स्ट, बीकानेर का भी वही हाल है सर, चित्तौड़ का भी वही हाल है सर, राजसमंद में भी सर वो 200 से ऊपर चल रहा है रेगुलरली सर, 200 के आसपास। नेक्स्ट, ये बाकी स्टेट्स का है सर। बाकी स्टेट्स की भी हालत वैसी है सर। महाराष्ट्र रेगुलरली अब 60,000 से ज्यादा डेली पॉजिटिव केस दिखा रहा है सर। पंजाब 4,000 से ऊपर आ गया सर, राजस्थान के मुकाबले सर, छोटा स्टेट है सर। गुजरात 9,500 था सर कल। मध्य प्रदेश 11,000 से ऊपर था सर कल। और रोज ये आंकड़े बढ़ रहे हैं सर, जैसे गुजरात के अंदर 600 के आसपास रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं सर। तो आज भी शायद वहां पे और आंकड़े बढ़ गए होंगे। नेक्स्ट, दिल्ली सर, दिल्ली फिर से सर 24,000 जो आंकड़े आए सर कल, 24,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस एक दिन में एक शहर के अंदर सर। हरियाणा सर छोटा स्टेट है सर, फिर भी 7,700 से ज्यादा लोग पॉजिटिव आ गए सर। और कर्नाटका 17,000 से ऊपर सर, छत्तीसगढ़ 16,000 से ऊपर सर। तो हम नहीं चाहते सर कि हमारा स्टेट भी इस स्पीड का इन आंकड़ों को टच करे सर। तो उसके लिए सभी का सहयोग भी सर हम वांछित है सर। सभी के सहयोग से सर, पब्लिक के सहयोग से ही इसके अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं सर। सर ये बेसिकली कोविड की स्थिति है सर आज की तारीख में। तो मोरल स्थिति जो ये है सर, कई जिलों के अंदर हमारे जो बेड्स हैं वो पूरे बढ़ने को आ गए हैं सर। ऑक्सीजन के बेड्स पूरे भरने को आ गए। डेली के डेली हम कोशिश करी जा रहे हैं कि नए बेड्स ऐड करें, ऑक्सीजन की सप्लाई भी ऐड करें। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमने एक स्पेशल वीसी भी करवाई थी सर, जिसके हमारा स्टेट भी था और कुछ और स्टेट्स भी थे। और उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा ऑक्सीजन कैसे अरेंज हो सकता है, उसके ऊपर भी वर्कआउट कर रहे हैं। हमने स्टेप्स लिए हैं सर, जैसे मैंने बताया 24 घंटे बिजली ऑक्सीजन प्लांट्स में रहेगी, नए ऑक्सीजन बेड्स ऐड कर रहे हैं। लेकिन इन सब की एक सीमा है सर, इतनी जल्दी जो इनको और ऐड करने की सीमा है। तो सभी से मेरा फिर अनुरोध रहेगा, जो मैंने पहले भी वीसी में बोला, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पूरा पालना करें। मास्क 101% घर से बाहर निकलना ही नहीं है किसी को अगर उसके मुंह पे मास्क ना हो। और अगर बाहर रहे तो मास्क को नीचे नहीं करें, पब्लिक प्लेस के अंदर मास्क को नीचे नहीं करें, वो पूरा ऑब्जेक्टिव मास्क पहनने का खत्म हो जाता है। सर मुझे अपनी तरफ से इतना ही कहना था सर। हमारे साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु समानी बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी हैं, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक तरफ तमाम मंत्रिमंडल के साथी जुड़े हुए हैं राजस्थान भर के अंदर, जयपुर में भी। आज सुबह हम लोग करीब 3.5 घंटे बैठ करके बातचीत करी मंत्रिमंडल के साथियों से भी। पूरी राजस्थान में जो हालात पैदा हुए हैं या हमारे पड़ोसी राज्यों में क्या स्थिति है या देश में क्या हालात हैं, वो अब किसी छिपे हुए नहीं है, क्योंकि मीडिया भी बढ़ चढ़ करके जो पूरे प्रोग्राम दे रहा है, बता रहा है किस प्रकार से कोविड-19 की मार दूसरे फेज के अंदर जो आई है वो बहुत ही घातक है। उसकी फैलने की रफ्तार भी बहुत तेज है, इसलिए परिवार गिर जाते हैं आपस के अंदर, इतनी तेज रफ्तार है। नौजवानों को पहले कम होते था, बुजुर्गों को ज्यादा इफेक्ट होते थे, अब तो नौजवान भी, छात्र भी और बच्चे भी आने लग गए हैं। मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो गई है, कोई सोच नहीं सकता था।
राजस्थान के आंकड़े भी अभी आपने देखे हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि राजस्थान में भी प्रतिदिन 30, 35, 40 तक पहुंच जाएंगे। सोचा भी नहीं था। कल जोधपुर में 17 पहुंच गए, आज कोटा में 10 पहुंच गए। और बाकी राज्यों में आप देख रहे हो क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में भी, यूपी में भी, गुजरात के अंदर भी, दिल्ली में भी, सब जगह आग लगी हुई एक प्रकार से। ऑक्सीजन, दवाइयां जो रेमडेसिविर या अन्य दवाइयां, सबकी मांग एक साथ में पूरे मुल्क में उठ रही है कि कल प्रधानमंत्री जी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऑक्सीजन, दवाइयों की जो कमी है उसका मैनेजमेंट कैसे करें, उसके ऊपर उनको अपोजिशन पार्टी अधिकारियों के साथ मीटिंग करनी पड़ी। उच्च अंदाज कर सकते हैं हम किस दिशा में जा रहे हैं। पिछले एक साल में जो टेंशन नहीं था लोगों को, उतना टेंशन तो अभी एक महीने में आ गया। एक महीने नहीं हुआ अभी तो। 1 अप्रैल से जो ग्राफ बढ़ा है, अभी देखा आपने ग्राफ को, उच्च रूप में बढ़ रहा है। और पिछली लड़ाई भी लड़ी गई तो हम लोगों ने शुरुआत से ही पॉलिटिकल पार्टियों को, धर्मगुरुओं को, एक्टिविस्ट को, सामाजिक संगठनों को, कर्मचारी यूनियन के नेताओं को, लेबर यूनियन के नेताओं को, सबको बात करी और हम लोगों ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया। और मुझे खुशी है कि पहले फेज के अंदर जो सहयोग एक दूसरे को किया आप लोगों ने, सबने, जो अभी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओपन है, लाखों लोग सुन रहे हैं इसको, और सबने मिलकर जो सहयोग किया, कोई भूखा नहीं सोए, ये हमने कहा था। और वास्तव में कोई भूखा नहीं सोया। इस प्रकार का पक्का खाना, कच्चा खाना, खाने के पैकेट बंटवाए गए, सरकार ने बांटे आपस के अंदर। एमएलए साहबान ने भी अपने एमएलए फंड में से बांटे थे, आपको याद होगा। एनजीओ ने भी खाना बना के, पक्का खाना पका कर खिलाया गया सबको। चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, सब लोगों ने एक दूसरे को सहयोग किया था। और पूरे देश में वाहवाही हुई थी राजस्थान की। भीलवाड़ा मॉडल तो देश के बाहर भी पहुंच गया। एक वो वक्त था तब हम गर्व के साथ कह सकते थे कि राजस्थान भी टॉप पर है। फिर वैक्सीनेशन आया, वैक्सीनेशन भी राजस्थान टॉप पे चला गया। पर डे 5,65,000 तक हम पहुंच गए। और परसेंटेज वाइज सब कैटेगरी में हम लोग टॉप पे पहुंच गए। देश के अंदर राजस्थान और महाराष्ट्र 2 स्टेट लगभग बराबर थे। पर महाराष्ट्र में तो आप देख दो 50,000, 60,000, आज मेरे ख्याल 67,000 वहां पर डे पेशेंट आ रहे हैं। जितने पेशेंट पिछले साल पूरे देश में आए थे 98,000 लगभग, अब खाली महाराष्ट्र में 67,000 पेशेंट आ रहे हैं, संक्रमित हो रहे लोग। और पूरे देश के अंदर 2 लाख के आसपास पहुंच गए। तो जिस गति से ये पूरे देश में और प्रदेशों में फैल रहा है, पूरा देश चिंतित है और इस पे काबू पाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम लोग दूसरे मुल्कों के हाल सुन चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। जब ये कोरोना शुरू हुआ था तब अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में, इटली में, स्पेन में क्या क्या नहीं हुआ। इस बार भी वहां पे भी दूसरी लहर आई तो बकायदा वहां पर इजराइल ने भी, सिंगापुर ने भी, यूके ने तो बहुत कड़ा लगाया लॉकडाउन। 4-5 महीने से चल रहा, वहां पर 4-5 महीने से चल रहा है। अब जाके वहां मामूली से पेशेंट आ रहे हैं। 50% वैक्सीनेशन कर दिया वहां पर। सिंगापुर में भी बहुत कड़ा लॉकडाउन समझ लीजिए, या मास्क लगाए कोई, बिना मास्क के कोई व्यक्ति सड़क पे नहीं आ सकता। $5, $500, $5,000 कोई सोच नहीं सकता। इस प्रकार के पैलेट लगाना शुरू कर दिया वहां पर। इस प्रकार से सब अपने राज्य देश को बचा रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। और हमारे देश को भी बचाना आवश्यक है, हमारे प्रदेश को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। और वो हम सब
आम जनता के सहयोग से ही ये कामयाबी मिल सकती है, खाली सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है। इसमें वैक्सीन जितनी उपयोगी है उससे ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, परंतु जो आपका मास्क है ये मास्क उससे कम नहीं है। मास्क पूरी तरह किसी व्यक्ति को बचा सकता है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना बार बार, जो ये पूरा प्रोटोकॉल दिया गया है, इसको कैसे हम लोग, पिछली बार तो हम लोगों ने टेम्पो बना दिया कि लोग मास्क लगाने लग गए थे, उसके बाद धीरे धीरे लोग लापरवाह भी हो गए, क्योंकि मृत्यु दर राजस्थान में 1% से कम रही थी। उसके कारण भी लोगों ने कहा ये कुछ नहीं है, तो ऐसे ही चलता है। गांव में भी लगा, गांव में गए ही नहीं, जबकि 30% जो मृत्यु है वो गांव के लोग हो रही है। 30% जो आ रहे मरीज वो गांव के आ रहे हैं, तो गांव में भी ये पहुंच रहा है, क्योंकि कुंभ मेले से लोग आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। वहां जो संक्रमित संख्या बड़ी थी और वहां के लोग आए तो डूंगरपुर में, उदयपुर में, सिरोही में, जालोर में, सब जगह फैलता गया और पूरे प्रदेश के गांव में भी पहुंचा है। ये तो बहुत खतरनाक मामला है ये। इसको सबको मिलके कुछ निर्णय करने पड़ेंगे हमें, किस प्रकार हम लोगों को जान बचाएं। जान है तो जहान वाली बात है। और ये ठीक कहा गया कि कोरोना की लड़ाई खाली अस्पतालों में नहीं लड़ी जाएगी, वहां तो आप कितनी संख्या बढ़ा दो, बेड की बढ़ा दो, ऑक्सीजन जो भी जिसकी आज कमी है, अभी सुबह से ही चीफ सेक्रेटरी और अन्य जो अधिकारी वो लगे हुए, होम सेक्रेटरी से बात करें दिल्ली के अंदर, स्वास्थ्य सेक्रेटरी से बात कर, हेल्थ सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी खुद बात कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर से दिल्ली के अंदर, कल भी की बीबीसी के अंदर हारी बात करी कि आप ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन तो हमारे मंत्री थी भिवाड़ी के अंदर, उसका अधिकार भी ले लिया भारत सरकार ने, क्योंकि हमें पूरे देश के अंदर, उन्होंने कहा हमें पूरे देश के अंदर कंट्रोल करके फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बाद में जो आंकड़े आए हम उससे घबरा गए कि राजस्थान को नाम मात्र का अलॉटमेंट हुआ। अब जाके कुछ शांति मिली है जब कुछ अलॉटमेंट हुआ है हमें वहां से, गुजरात के जामनगर से। अब जामनगर में टैंकर नहीं है तो टैंकरों की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं हम लोग। कहने का मतलब ये कि बिना ऑक्सीजन की जिंदगी किसी की बच भी नहीं सकती होती है। तो तमाम तरीके से 24 घंटे 24/7 वाली बात है, पूरी सरकार लगी हुई है और तभी अधिकारी लगे हुए हैं, हमारे मंत्रिमंडल साथी विधायकगणों को सबको कहा गया है, सब लोग इस चिंतित हैं। और मैं समझता हूँ हम सब मिलकर के प्रदेशवासियों के सहयोग से इसका मुकाबला करने में, पहली जंग जीती थी हमने कोरोना की, पहली फेज की। दूसरे फेज का चैलेंज बहुत बड़ा है, मैंने कहा आपको, बड़ी घातक बीमारी है, बच्चों तक में पहुंच रही है, पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है, ये सिम्टोमेटिक बहुत ज्यादा है। जब सिम्टम है ही नहीं तो वो घूम रहे व्यक्ति, उसको नहीं मालूम मेरे कोरोना हो चुका है, घूम के वो फैला रहा है, बाद में मालूम पड़ता है इसको कोरोना था, तो पता नहीं उसने जानकारी होने के पहले कितने लोगों को और संक्रमित कर दिया होगा। इस प्रकार से चैन बढ़ती जा रही है। जिनके लग गया टीका, हमारे यहाँ पर अस्पतालों में एसएमएच के अंदर 45 डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर जो है उनको कोरोना वापस हो गया। पर सबसे अच्छा संकेत ये है कि जो कोरोना की वैक्सीन लगा लेता है उसके लिए भी घातक नहीं है ये। जो अभी कोरोना संक्रमित हुए हैं वो उन मरीजों के बजाय बनिस्बत फैटल नहीं है, चिंता करने वाली बात नहीं है, इफेक्ट हुआ है परंतु सीरियस नहीं है वो लोग। हम सबको वैक्सीन लगानी है। भारत सरकार की मैं नीति को ठीक नहीं मानता हूं कि पहले 60+, उसके बाद में क्या कहते हैं फ्रंट लाइनर, उसके बाद में फिर आप 45 के ऊपर आ गए, इसकी जरूरत नहीं थी। इस वैक्सीन के काम को विशेषज्ञ राय ओपन करना चाहिए पब्लिक के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। जो वैक्सीन मंगाता बाहर से, विदेशों से मंगाते, कहीं से मंगाते, आवश्यकता अनुसार व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी क्षमता से वो खरीद लेता और लगा लेता।
अधिकांश जनता लग जाती है, जितना ज्यादा वैक्सीन होगा उतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम कम होती, क्योंकि उससे संभावना कम हो जाती है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब बैठे हुए हैं, सब फिगर आपने देख लिए, और मैं चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर साहबान बैठे हैं उनकी राय भी आप तक पहुंचे। सबसे पहले मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी को कहूंगा कि वो अपनी बात कहें। नमस्कार सर। नमस्कार। स्थिति गंभीर है और कोरोना का खतरा बहुत ही भयंकर है। सर अभी कल की बात है, मैं राजस्थान हॉस्पिटल में राउंड ले रहा था। सिर्फ एक 18 साल का बच्चा जो कि तेज सांस ले रहा था और उसका स्कोर था 22, मतलब ऑलमोस्ट 85-90% उसके लंग्स इन्वॉल्व हो गए थे। बहुत हाई वेग से ऑक्सीजन देनी पड़ रही थी, क्योंकि इसके अंदर निमोनिया हो जाता है। और जो निमोनिया जो होता है उसके साथ के अंदर एक साधारण व्यक्ति जो दौड़ते हुए सांस लेने में, उसको 100 मीटर की रेस लगाते हुए जितना सांस में तकलीफ होती है, वैसे उस निमोनिया के पेशेंट में बैठे बैठे भी उतनी ताकत से सांस लेना पड़ता है। सिर्फ 18 साल उम्र। ये सिर्फ आइसोलेटेड केस नहीं है। अपने जैसे आंकड़े देखें तो जैसे जोधपुर के कल 20 लोगों की मृत्यु का आंकड़ा आया, उसके अंदर 10 लोग 45 से कम उम्र के थे और 5 जिनकी मृत्यु हुई उनके सिर्फ 24 आवर के अंदर डेथ हो गई। मार्च के अंदर 31, जो अभी सिद्धार्थ महाजन साहब ने बताया, 31 टोटल डेथ हुई थी पूरे प्रदेश में, और उससे 1.5 गुना ज्यादा तो एक दिन में यहां हो गई। 2000 केस थे 1 अप्रैल को पूरे राजस्थान में, जो आज 65-70 हजार हो रहे हैं। तो एक तरह से प्रलय की आहट सुनाई दे रही है इन आंकड़ों के अंदर। और ये प्रलय किसी ने देखा नहीं, लेकिन जो पढ़ा, जो कल्पना है, वो लगता है शायद ये एक तरह से फर्स्ट वेव तो ट्रेलर थी, असली खतरे की फिल्म तो अब हम देखने वाले हैं। तो यदि अपन इस समय यदि लेंगे तो कदम उठाएंगे तो आगे चीज को इसको बचा सकते हैं। अब इसमें क्या किया जाए? देखिए, यूजुअली जो वायरस है वो एक तो व्यक्ति को इन्फेक्ट कर घायल करता है, तो हम एक और तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट की कैपेसिटी अभी तक तो हम समुचित हो रही है और उसके लिए प्रयासरत भी हैं। लेकिन जो दूसरा लेवल है, या तो वायरस किल कर दे हमको या हम वायरस को किल कर दें। क्या वायरस को किल किया जा सकता है? हाँ, यदि 14 दिन तक लगातार एक संक्रमित व्यक्ति बिना किसी के संपर्क के रह जाए तो वायरस स्वतः ही उसकी बॉडी के अंदर खत्म हो जाता है। तो यदि अपन इसको देखें तो यदि पूरी जनता बिल्कुल स्टिल हो जाए एक तरह से 14 दिन के लिए, तो वायरस स्वतः ही खत्म हो जाएगा। और ये संभव तभी है जब हम अपने मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर लें। हो सकता है कि जिस गति से अभी हम तेजी से बढ़ रहे हैं वो बड़ी खतरनाक स्थिति दिखाई दे रही है। देखें, यदि यूरोप के जो देश हैं, इटली है, स्पेन है और इंग्लैंड है, उनके अंदर बड़ी तेजी से सेकंड वेव ज्यादा आई। सेकंड वेव हमेशा लंबी चलती है, खतरनाक होती है, और वहां का जो पीक आया वो यूजुअली 2-3 महीने के बाद जाके आया। और उसमें भी कुछ देश जैसे स्पेन, इटली, इनमें वो पीक नहीं आया क्योंकि वहां लॉकडाउन उन्होंने नहीं लगाया, जर्मनी ने भी नहीं लगाया। लेकिन इसके विपरीत इंग्लैंड ने बड़ा सख्त लॉकडाउन लगाया, और वहां लॉकडाउन की एक विशेष बात ये थी कि सड़क पर तो चलना बात थी प्रतिबंध, पर उसके अलावा यदि घर पे कोई वहां मिलने आता था तो मिलने वाले से भी यदि वो कमरों में गया, ड्राइंग रूम में या वहां पर डाइनिंग रूम में, तो पड़ोसी उसको सूचना कर देता, उस पर हैवी पेनल्टी थी। उनको अलाउड भी यदि था तो वो बाहर आहते में मिले या लोन में मिले। तो इतने सख्त लॉकडाउन के बाद जो 65-70 हजार रोजाना आते थे केस, वो अब 2000 आ रहे हैं। मृत्यु दर भी बहुत कम हो गई, जैसे सर आपने बताया। तो इसी तरह की हालत अपने यहाँ महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अंदर अभी अपन देख चुके करीब 1.5-2 महीने हो गए, अभी तक पीक नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू में लॉकडाउन लगाया ही नहीं। और अब लॉकडाउन क्या लगा, अब तो सारे ही लोग बीमार हो गए, तो अपने आप ही लॉकडाउन लग गया। अब एक बात और है, अपन आशंकित हैं कि
प्रोबेबली लेबर का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम आशंकित हैं कि इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। बात यह है कि पहली वेव से इसकी तुलना हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पहली वेव के दौरान जो चीजें हुई थी उस समय हमारा खतरा बहुत कम था, लेकिन डर बहुत ज्यादा था। लेकिन आज डर हमारा बहुत कम है, खतरा भयानक है। तो हम सब लोग जब बीमारी पड़ जाएंगे तो वैसे ही इकोनॉमी डाउन होनी है। वैसे ही यदि हम सारे लोग बीमार, जिस गति से हम चल रहे हैं उस गति से यदि हम कहेंगे तो लाखों लाखों की संख्या में हम बीमार हो जाएंगे। पिछले 15-20 दिन के अंदर जो 400 केस राजस्थान में आ रहे थे वो अब 10,000 हो गए। तो अगले 15-20 दिन के अंदर यदि यही प्रोपोर्शन रहा तो अपन सोच सकते हैं इवन एक स्टेट राजस्थान के अंदर ही लाखों के अंदर पेशेंट होंगे। तो वो न केवल एक व्यक्ति जो शहरों में रहता है बल्कि ग्रामीण के, लेबर के सभी लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। तो ये अपने आप ही वो उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि बिना लॉकडाउन लगाए ही होगा, अपने आप लॉकडाउन हो जाएगा। तो वो स्थिति वो होगी जबकि बड़ी गंभीर बात होगी, क्योंकि वो उस समय हो सकता है कि ऑक्सीजन बेड नहीं मिले, हो सकता है कि पेशेंट के लिए अस्पताल में नहीं मिले। जैसे पिछले 7 दिन में हमारे राजस्थान अस्पताल में पेशेंट आता है, हमें बड़ा दर्द होता है उसको ना कहते हुए कि भाई बेड खाली नहीं है। अरे ये भी कोई बात हुई? वो दुखी इंसान है, उसको कैसे ना कर दें, पर मजबूरी है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि किल वायरस के लिए हमें अपने आप को डिसिप्लिन करके, कोरोना लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करके अपने रेस्ट्रिक्ट करें अपने मूवमेंट को, सिर्फ घर में। बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, लेकिन मास्क भी फिटिंग का मास्क पहन के जाएं। जैसे शर्ट और पैंट फिटिंग की होती है वैसे मास्क भी फिटिंग का हो, और वो मास्क किसी भी हालत में नाक से नीचे नहीं सरके। चाहे हमारी शर्ट सरक जाए 2 इंच चलेगा, लेकिन मास्क नहीं सरकना चाहिए। ये हम प्रतिबद्धता लेके आगे चलें, और हम अपने घर के अंदर ही, इस घर से बाहर तभी जाएं जब कोई मजबूरी हो, और अपने मेहमानों को अपने घर पे ना बुलाएं, फोन से काम चला लें। यदि फिर भी बुलाना जरूरी है तो आहते में या सड़क के किनारे खड़े होकर बात करें। घर के कमरों के अंदर यदि हम नहीं करें तो वही होगा। इस तरह से हम वायरस को किल करके, और जो पीक आ रहा है उसको हम ब्लंट कर सकते हैं। दूसरा कदम, एक कदम तो है कि वायरस को किल करें, दूसरा कदम यह है कि जो भी एलिजिबल है वो तुरंत वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन सबसे इफेक्टिव चीज है। इसका प्रूफ हमें पिछले 15 दिन में मिल गया, राजस्थान में मिल गया, क्योंकि जिन लोगों ने पहली सेकंड डोज लगा ली और जिन्होंने इवन पहली डोज लगाने की भी 10-15 दिन हो गए, उनके अंदर बीमारी गंभीर नहीं हो रही है, उनके अंदर गंभीर नहीं हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। तो डेफिनेटली, और यही कारण है कि रिलेटिवली 45 से नीचे मृत्यु की दर है। और हम भाग्यशाली हैं कि कम से कम राजस्थान के अंदर 60 साल से अबव 85% को वैक्सीन लग गई, और 45 साल से अबव 50% को लग गई। लगभग यदि महाराष्ट्र से देखें तो हमने 2 गुना ज्यादा, जो सेकंड स्टेट है वो महाराष्ट्र, उससे 2 गुना ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से हमारे 60 साल और 45 साल के लोगों को वैक्सीन लग गई। तो ये इन चीजों को यदि हम अपना के चलते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं। अब 2 बात और हैं, एक ऑक्सीजन की है और एक रेमडेसिविर। रेमडेसिविर दवा की किल्लत है अभी, लेकिन रेमडेसिविर दवा को एक तरह से हर जगह प्रचारित और प्रसारित ये किया जा रहा है कि जीवन रक्षक है। लेकिन 1 साल पहले माना जाता था, लेकिन आज इसको जीवन रक्षक नहीं मानते। आज इस रेमडेसिविर दवा को इतना कुछ लिमिटेड रोल है। बहुत सीरियस केस जो वेंटिलेटर पे हैं, वह जो यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी की रिकमेंडेशन में इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट किया कि उसमें यूज नहीं करें। सिर्फ जो ऑक्सीजन के ऊपर जो पेशेंट हैं उनमें, क्योंकि फर्स्ट वीक के अंदर वायरस अटैक करता है बॉडी पे, और सेकंड वीक में सूजन और क्लोट्स करते हैं लंग्स के ऊपर असर। तो फर्स्ट वीक के अंदर यदि पेशेंट आ गया, और या फर्स्ट 10 डेज सिम्टम शुरू होने के अंदर तो इसका रोल है, आफ्टर 10 डेज सिम्टम का
इसका रोल खत्म हो जाता है। तो इसके लिए पैनिक नहीं करें, क्योंकि तीन दूसरी दवाइयां हैं, 3 ऑक्सीजन है, स्टेरॉइड है, और जो क्लोटिंग को यानी ब्लड थिनर है, वो है यूजुअली जीवन रक्षक जो चीजें। एक जो मैं आप लोगों से और अपील करना चाहूंगा कि एक ऑक्सीजन के अंदर बड़ा इम्प्रूवमेंट आता है यदि आप उल्टा या प्रोन पोजीशन में सोते हैं। तो कम से कम यदि हम अभी से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कि हम प्रोन पोजीशन में सोने लग जाएं, तो इवन बीमारी के समय हम आसानी से सो सकेंगे और हमारा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। हमने देखे हैं कि 88-89 सैचुरेशन आ रही है और वो व्यक्ति उल्टा सो गया या प्रोन पोजीशन में सो गया तो 92-93% आ जाती है। तो ये एक बड़ा इफेक्टिव तरीका हो सकता है, पर ये प्रैक्टिस हमें अभी से करनी है जब हम बीमार नहीं हुए, क्योंकि उस समय हम पेशेंट्स को करवाते हैं। जैसे रात को मैं गया, सबको कहा भाई उल्टा सो, तो उनमें 50% को तकलीफ होती है कि साहब उल्टे हम कभी सोए ही नहीं, कैसे सोएं। एक चीज और है कि हम यदि जलनेती कर लें, जैसे हम काम से गए या कहीं बाहर जाके वापस घर आए, तो क्योंकि वायरस सबसे पहला घर बनाता है नाक और गले में, तो यदि नेति करते हैं तो उससे गला साफ हो जाता है और वायरस को वो क्लीन कर सकती है। ऐसा साइंटिफिक स्टडी जो लंग इंडिया के अंदर रिव्यू आर्टिकल रिसर्च के रूप में ये प्रकाशित हुआ है इसी कोरोना काल के दौरान। तो ये कुछ ही बातें थी कि किल द वायरस स्टेप 1 एंड second is get yourself vaccinated. Thank you very much. धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर सुधीर भंडारी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री परिषद के सभी सदस्य और आम जन लोग जो इस वीसी से जुड़े हुए हैं, आपको सभी को ये महसूस हो रहा होगा कि हम एक कोविड पेंडेमिक के डिफिकल्ट फेज में पहुंच गए हैं। कहा तो 2 महीने पहले हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग काफी इम्प्रूव कर रहे हैं, बट सडनली जिस तरीके से ये सेकंड वेव का इजाद हुआ है, हमारी चिंताएं बहुत बढ़ गई है। मैं आमजन को कुछ इस सेकंड वेव के बारे में बताना चाहूंगा कि ये सेकंड वेव फर्स्ट वेव से बहुत अधिक एग्रेसिव है। हमारी चिंता बढ़ने का कारण यह है कि ये सेकंड वेव हर एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट कर रही है और कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रही है। फर्स्ट वेव में हमने 60 इयर्स के ऊपर के लोगों को हैंडल किया था, खासकर जिनमें कोई बीमारियां थी, कोमॉर्बिड कंडीशन थी। बट अभी चिंता ये हो रही है कि जिस तरह के जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो 5-7 साल के बच्चों से लेके 20 से 40 साल तक हेल्दी लोगों से लेके सारे एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं। दूसरा, ये इतना तेजी से इस बीमारी के अंदर निमोनिया फैल रहा है सेकेंड वेव में कि अधिक से अधिक लोगों को शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है। तो डेफिनेटली ये उस पुरानी वेव से बहुत भयानक रूप धारण कर रही है। तीसरा, जो कॉम्प्लिकेशंस इस वेव में देखने को मिले हैं वो बहुत अधिक हैं, चाहे वो हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशन हो या लकवा के कॉम्प्लिकेशन हो। इतना ही नहीं, इस वेव में जब इन्फेक्शन एक व्यक्ति को संक्रमित करता है तो परिवार के परिवार हर एज ग्रुप के लोग हमें एक साथ संक्रमित पाए गए हैं। इतना ही नहीं, करीब 30 से 40% पेशेंट जिनको कि इस वेव में लक्षण पाया गया है उनका RT-PCR नेगेटिव आता है और हम लोग थोड़े निश्चित हो गए हैं, उसको इग्नोर कर लेते हैं और उस समय तक लंग्स में काफी सीवियर निमोनिया डेवलप हो जाता है। तो RT-PCR की नेगेटिविटी भी 30 से 40% पेशेंट में पाई गई है, जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस को काफी बढ़ा देता है। अतः हम सब लोगों को मिलकर इस सेकंड वेव की जो क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस है, सेकंड वेव की जो डेंजरस इश्यूज है, उनको बहुत समझने की बात है। एक तरफ हमारी फर्स्ट वेव से हमने जितना हमारे स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया वो देश का सर्वोपरि इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज हमारे यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन पॉइंट्स और मेडिसिन का सपोर्ट सिस्टम है, देश में सबसे अग्रणी है। बट आपको ये जानना चाहिए कि केसेस इतनी अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं,
कहां 10,000 केसेस प्रतिदिन हमारे स्टेट में आ रहे हैं, फिर भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के देखरेख में क्रिएट किया गया है, वो आज हम कॉन्फिडेंटली उसको हैंडल कर पा रहे हैं। बट अगर इसी स्थिति से ये केसेस बढ़ते गए तो आपको ध्यान होगा, मैं नहीं सोचता देश लाइक अमेरिका, इटली और स्पेन हमारे से वो कई गुना संपन्न है। अगर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कॉलेप्स कर सकता है तो हमारे कितना भी सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसको कॉलेप्स करने में देरी नहीं लगेगी। आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर करीब 10 लाख डेथ्स हो गई हैं। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क के अंदर एम्बुलेंस को 3-3 घंटे तक पेशेंट्स की जगह हॉस्पिटल में नहीं मिलती थी। स्पेन के अंदर 25% लोगों ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। इटली के अंदर 30% लोगों ने रोड्स और अपने घरों में ही दम तोड़ दिया बिकॉज वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इसको कैटर नहीं कर पाया। हमारी प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छी है, बट अगर उन संपन्न और इतने साधन युक्त देशों में ऐसा हो सकता है तो हमको भी बहुत सीखने की बात है। अतः ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोग इस महामारी को समझें। जैसा कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह साहब ने बताया, इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन होता है। अगर हम 14 दिन अपने आप को आइसोलेट कर लें, वायरस को किसी भी दूसरे पर्सन में फैलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना वायरस अधिक फैलता है उतना वायरस म्यूटेट करता है। और अभी जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन हमारे देश में पाया गया है वो घातक और अधिक फैलने की क्षमता है। दूसरा, अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि ये वायरस हमारे बोलने से या छींकने से ही नहीं फैलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये वायरस हवा में आ गया है। जब ये वायरस हवा में आ जाता है, जिसको कि हम एयरबॉर्न डिजीज बोलते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन की बाइबल जिसको कहते हैं वो होता है लैंसेट नामक जर्नल। 3 दिन पहले उस जर्नल में आया कि ये वायरस एयरबॉर्न हो गया है। एयरबॉर्न का तात्पर्य है कि अगर कोई भी मेरे जैसे सपोज मैं एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट हूं, अगर मैं बातचीत भी कर रहा हूं तो मेरे चारों तरफ एनवायरनमेंट के अंदर मैं 3 से 4 घंटे तक लाइव वायरस छोड़ दूंगा। अतः आपको मालूम होगा कि इस बीमारी में 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, 15 से 16% लोग थोड़े सिम्टम होते हैं और 3 से 4% बहुत क्रिटिकल होते हैं। उन 15 से 16 में बाद में कुछ लोग और भी क्रिटिकल हो जाते हैं। अतः एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट थोड़ा अपनी शिथिलता के कारण, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करने के कारण, जिस तरह हमारी सोसाइटी ओपन हो गई है, फूड कोर्ट्स, मूवी हॉल, थिएटर, शॉपिंग और खासकर यंग जनरेशन जिस तरह रिलैक्स हो गई है, हो सकता है कि ये जनरेशन एयरबॉर्न इन्फेक्शन की तरह अथाह हजारों लोगों को इन्फेक्ट कर दे। एक एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्टेड पर्सन 100 से 120 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अतः मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन होगा कि इसकी फैलने को बचाने के लिए, एयरबॉर्न के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोग मास्क अति आवश्यक लगाएं। मास्किंग एक ही तरीका है जिससे आप इंटरपर्सनल स्प्रेड को रोक सकते हैं, और अगर ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है तो इससे भी बचा जा सकता है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर एज ग्रुप के बच्चे आने लग गए हैं और हर एज ग्रुप यंगर लोगों के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत अधिक हो गया है। आज हमारी व्यथा थोड़े दिन पहले जो इंग्लैंड, स्पेन और इटली की थी वो हो जाएगी। मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं कि इंग्लैंड, जहां पे 15 दिन पहले तक करीब 50 से 60 हजार पेशेंट्स आते थे, स्टिफ लॉकडाउन के कारण इंग्लैंड के अंदर आज सिर्फ 1200 केसेस आए हैं और 0 डेथ्स हुई है। इजराइल और सिंगापुर 2 ऐसे देश हैं जहां पे लॉकडाउन भी हुआ है और वहां पे वैक्सीनेशन भी हुआ है। आप सोच सकते हैं इजराइल में आज सिर्फ 14 पेशेंट्स आए हैं और 0 डेथ्स हुई है, और सिंगापुर के अंदर आप सोच सकते हैं वहां पे मास्क नहीं लगाने का फाइन भारतीय मुद्रा के अनुसार 10,000 रुपए था, वहां पे सिर्फ 34 पेशेंट आए और 0 डेथ्स हुई है। अतः हमें कुछ इन डेवलप कंट्री से सीखना चाहिए जिन्होंने शुरू में शीतलता बरती। उनके संसाधन हमारे से बहुत अधिक थे, ऑल्दो हमारे संसाधन भी बहुत स्ट्रांग है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। सर, मैं एक चीज आपके वो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज काफी चिंता का विषय है, हमारे 10,000 पेशेंट आ गए हैं, 60,000 एक्टिव पेशेंट्स है। अगर उनमें हमने शीतलता बरती तो एक पेशेंट 120 लोगों को इन्फेक्ट करने वाला है, तो ये हमारे क्रिटिकल पेशेंट दिन पर दिन बढ़ने वाले हैं। आप हमारे सेक्रेटरी साहब बता चुके हैं, पूरे मार्च महीने में हमारी जो 31 डेथ्स हुई थी और
15 दिन में अप्रैल में हम 300 लोगों को खो चुके हैं। बट इसमें चिंता का विषय पिछली वेव से ये है, ये 300 लोगों में से 50% से ज्यादा हमारे यंग लोग हैं जो हेल्दी लोग थे, और वो 45 साल के कम उम्र के हैं। ये बहुत पेनफुल कंडीशन है। सर, हमें ये अब आखिरी मौका है। मैं आप सब लोगों को भी कहना चाहूंगा, सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये हमारा आखिरी मौका है। हम लॉकडाउन करके लोगों को बचा सकते हैं, अन्यथा स्पेन, इटली और अमेरिका की तर्ज पर पूरी कंट्री स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। हमें, आपने चित्र देखे होंगे, स्पेन और इटली में बेड्स नहीं मिले थे, लोगों की स्ट्रेचर पे डेथ्स हो गई थी। वहां पे हाईएस्ट लेवल का इन्फेक्शन होने के बाद भी लोगों की ऑक्सीजन की कमी से डेथ हो गई थी। यदि लॉकडाउन लगता है तो लोगों को प्लान वे में सपोर्ट किया जा सकता है। हमें लॉकडाउन के कारण हमें जीवन बचाना है, बट हमें चिंता यह है सर कि इससे लोगों की जीविका इफेक्ट हो जाती है। हमने पहले लॉकडाउन से सीखा है कि प्लान वे के अंदर अगर कभी इस तरह का स्टेप लेते हैं तो हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हमने ये एग्रेसिव स्टेप नहीं लिया सर, तो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि 1921 में जो स्वाइन जो फ्लू पेंडेमिक हुआ था, हमारे इस पेंडेमिक में भी लाखों लोगों की डेथ उस फ्लू पेंडेमिक 1921 के बराबर हो सकती है। सर, हमारा डॉक्टर्स का एक ऑब्जर्वेशन है, अभी हमारे 45 डॉक्टर्स जो कि वॉरियर के रूप से काम कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्ट हो गए। बट मैं पब्लिक आम जन से कोई विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, ये बहुत सेफ है। वो 45 के 45 डॉक्टर बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, उनमें किसी तरह की कोई लक्षण नहीं है। ये सिर्फ वैक्सीनेशन के कारण पॉसिबल हो चुका है। उन डॉक्टरों के बीच में जब हमारी चर्चा होती है तो कुछ लोग जो लॉकडाउन के नाम से भ्रमित हैं, हम सब डॉक्टर्स का एक फीलिंग यह है कि ये लोग जो कि लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, बिकॉज उनका भी औचित्य है जीविका को बचाने का। किसी भी अस्पताल की इमरजेंसी में थोड़ी देर रहकर आप अपने आने वाले भयंकर स्थिति का एहसास कर सकते हैं। जो कोई व्यक्ति अगर इस पेंडेमिक का एहसास कर सकता है तो वो डॉक्टर्स हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में थोड़ी देर रुकें और आने वाली स्थिति का एहसास कर सकते हैं। कैसे बच्चे, यंग लोग और हर उम्र के लोग सीवियर लंग इन्वॉल्वमेंट के साथ आ रहे हैं, और जैसे ही उन लोगों को आप सांस में जो दिक्कत होती है, बेचैनी के साथ आते हैं, जब उनको ऑक्सीजन दिया जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनको अमृत मिल गया है। जिंदा रहना ज्यादा आवश्यक है सर, ना कि जीविका के लिए जीना। अगर हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो जीविका के लिए सोचना बेकार है। सर, हमारे देश के नागरिकों की एक ये मानता है कि इमरजेंसी और क्राइसिस में वो हमेशा एकजुटता दिखाने में पीछे नहीं रहते हैं। अतः स्थिति की भयावहता को देखते हुए, ऑल्दो आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आप लोगों ने सुदृढ़ कर दिया है, हमारे ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम, हमारे ऑक्सीजन पॉइंट्स, बेड्स, आज तो हम सपोर्ट कर पा रहे हैं जो कि किसी भी दूसरे राज्य में नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पे सर, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, हमारे फ्लैगशिप हॉस्पिटल में 12 राज्यों के पेशेंट्स हमारे यहाँ एडमिटेड हैं। सर, सारे पास के राज्यों से लोग बाई कार हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, बिकॉज हमारी व्यवस्थाएं उत्तम है। पर जिस तरह से ये नंबर बढ़ रहा है, उस तरह से हमें चिंता है कि अगर इटली, स्पेन और अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर भी फेल हो सकता है तो हम उनसे अछूते नहीं रह सकते। अतः हमारा प्रयास पूर्ण है, आप लोगों का सपोर्ट 100% है। बट इस नंबर को कम करने के लिए सर, ये आवश्यक है कि हम जीवन को बचाएं। जीविका के सपोर्ट में तो सर आप लोग कुछ भी करेंगे लोगों को सपोर्ट करने के लिए, बट जीवन बचाना हम लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप रहेगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद आपका। राजा बाबू जी, डॉक्टर राजा बाबू। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जब मैंने सवेरे भी अर्ज किया था और अभी भी मैं सभी लोगों को ये निवेदन करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। सभी मुख्यमंत्री महोदय, हेल्थ मिनिस्टर महोदय, बाकी सारे मंत्रीगण और बाकी आम जन जो कि इससे वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, उन सब से मेरा ये निवेदन है कि जैसे कि इन्होंने बताया है, सेक्रेटरी साहब ने बताया है
बाकी डॉक्टर्स ने बताया है कि स्थिति बहुत भयंकर है और इस स्थिति से निपटना बहुत मुश्किल काम प्रतीत होता है। ये जानकर सब लोगों को ये ज्ञान होगा कि अगर हम 1920 की स्थिति देखें और हिस्ट्री का, हम अगर हिस्ट्री को पढ़ें और उसमें देखें कि स्पेनिश फ्लू में क्या हुआ था, जब भी कभी कोई महामारी हुई उसके अंदर सबसे ज्यादा जो वेव हुई थी वो खतरनाक सेकेंड वेव हुई थी और फर्स्ट से खतरनाक थर्ड वेव भी हुई थी। यहाँ पर इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि हिस्ट्री में हमेशा ये देखा गया है कि हमेशा सेकेंड वेव है जो बहुत खतरनाक होती है और उसका अंजाम बहुत खराब होता है। 1920 में जो स्पेनिश फ्लू था उसमें करोड़ों लोगों की डेथ हुई थी, न कि लाखों की, क्योंकि उन्होंने ढंग से अपने आप को आइसोलेट नहीं किया, क्वारंटीन नहीं किया, सरकार को कोऑपरेट नहीं किया, जिससे उसका बहुत भयावह रूप है जो सामने आया और करोड़ों लोगों की डेथ हो गई थी। आज मैं यही बताना चाहता हूं, अगर हम डेटा देखें, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने डेटा बताए हैं और बाकी सब डॉक्टर साहब ने बताए हैं कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में कोविड-19 की लहर के परिणाम हम सब के सामने आने लग गए हैं। अगर आप इन्फेक्शन रेट देख लें, आप डबलिंग टाइम देख लें जो डिक्रीज हो रहा है, आप R0 फैक्टर देख लें और जो पॉजिटिविटी है उसको देख लें और म्यूटेशन देख लें, तो हमें ज्ञात होगा कि हम बहुत सीरियस दौर से गुजर रहे हैं और हमको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। हम यहाँ पर पाएंगे कि देश प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन भयानक रूप से लगातार वृद्धि हो रही है और कोरोना अब भयंकर रूप ले रहा है। जहां तक सवाल है सरकार का, सरकार ने अपने लेवल पे प्रदेश की जनता के बचाव रखने के हर संभव इलाज मुहैया कराने में कोई कमी नहीं रखी है और भरसक प्रयत्न किए हैं। सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर बनाया है, अस्पतालों में बेड्स, आईसीयू, वेंटिलेटर इनका इंतजाम किया है और साथ साथ में सरकार ने सबको निवेदन भी किया है कि कोविड-19 बिहेवियर की पालना सुनिश्चित कराने के लिए पूरे प्रयास किए हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य मेडिकल स्टाफ की पूरी व्यवस्था की है। टेस्टिंग क्षमता की 0 से 70,000 तक कर दिया है। इस प्रकार तमाम इंतजामों में कोई कमी नहीं रखी गई है और टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई राज्य सरकार खूब लार्ज स्केल पे कर रही है और माइक्रो कंटेनमेंट है वो भी लार्ज स्केल पर बनाया जा रहा है और प्रचार प्रसार जन आंदोलन के माध्यम में भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ग्राउंड लेवल पे पिक्चर डिफरेंट है, क्योंकि ये कोविड महामारी सेकेंड वेव बहुत खतरनाक है। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव को देखें तो लगता है कि सेकेंड वेव बहुत एग्रेसिव है और लेकिन लोगों में फियर बहुत कम हो गया है, जबकि पहले वेव में फियर ज्यादा था और वायरस बहुत एग्रेसिव नहीं था। इसलिए हमारा कर्व है जो नंबर बढ़े वो स्लो राइज हुआ था, जो कि अभी स्टीप राइज है। पहले के कंपैरिजन में अभी मृत्यु भी ज्यादा है और नया म्यूटेंट वायरस आ गया है जो बहुत खतरनाक है। साइंटिस्ट की राय के अनुसार अप्रैल और मई का महीना जो हमारे देश और प्रदेश के लिए बड़ा क्रूशियल और कठिन है। इन दिनों में हम साक्षात देख रहे हैं कि जितने केसेस पिछले साल 8-10 महीनों में आए थे उतने इस साल में 2 महीने में ही आ गए हैं और दिन प्रतिदिन केसेस का नंबर, मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, जो कि एक अत्यंत चिंता का विषय है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश प्रदेश में कोविड डिसिप्लिन की पालना, जैसे कि मास्क लगाना, 2 गज की दूरी नहीं बनाकर रखना और बार बार हाथ धोना और जनता द्वारा नहीं किए जा रही है। एक सर्वे में बताया गया है कि एक पॉजिटिव केस के पीछे करीबन 40 व्यक्ति बिना कोई तकलीफ के एसिम्टोमेटिक घूम रहे हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर हम 1 लाख का आंकड़ा रखते हैं तो 40 लाख और लोग भी इस तरह के घूम रहे हैं जो कि बीमारी से पीड़ित हैं, जिनका हमको पता भी नहीं है और वो लगातार इन्फेक्शन को फैला रहे हैं। एक दूसरे में फैलाने से इन्फेक्शन की लगातार एक चेन बन गई है, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि स्थिति बहुत खतरनाक और भयानक है। अगर हमारे कठोर और सख्त कदम नहीं उठाए गए तो
बहुत ही डरावने परिणाम हो सकते हैं। अतः मैं जनता से, जनप्रतिनिधियों से, सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सरकार के साथ मिलकर वो कड़े से कड़े कदम उठाएं, जैसे कि लॉकडाउन करना। यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूं कि लॉकडाउन का बेसिकली एक लेमैन के समझने के लिए क्या है। जैसा कि वीरेंद्र सिंह जी ने बताया कि अपने आप को स्टैंड स्टिल कर लेना। जो वायरस है जो घूम रहा है, वायरस अपने आप आपके घर नहीं आएगा। वायरस को तो कोई जाके बाहर से ही अपने घर लाएगा और अपने सारे घर वालों को इन्फेक्ट कर देगा और वो ऐसा स्प्रेड हो जाएगा कि एक से दूसरे में फैलता जाएगा और एक चेन बनती जाएगी। चेन बनेगी तो म्यूटेशन होएगा और नए तरह का वायरस आएगा जिस पे दवा असर नहीं करती है, न जान से पता चलता है और उसमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हमें ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है तो इसको ब्रेक करना, क्योंकि वायरस की साइकिल 14 दिन की होती है। क्योंकि पहले जब वो अंदर घुसता है तो वो अपना नंबर बढ़ाता है, दूसरा है वो जो बॉडी के ऑर्गन है उस पर अटैक करता है और दूसरों को फैलाता है, शेडिंग ऑफ वायरस कहते हैं जिसको। और तीसरा है कि उसके सिम्टम डेवलप होते हैं अगर उसको दूसरा आदमी नहीं मिलता है और तो ये चेन है जो ब्रेक हो जाती है, एक के बाद दूसरा मरीज नहीं मिलेगा, दूसरा इंसान नहीं मिलेगा तो ब्रेक हो जाएगी। और ब्रेक हो जाएगी तो हम इस 14 दिन की साइकिल को पूरा करके जो भी हमारी महामारी है उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और वो संभव और कोई चीज से नहीं है। हम सिर्फ आइसोलेशन, क्वारंटीन और अपने घर पर ही रहकर इससे इस साइकिल को तोड़ सकते हैं, इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चेन को ब्रेक करना, जो 14 दिन का मिनिमम, 14 दिन से 3 हफ्ते का, क्योंकि लाइफ साइकिल ऑफ वायरस की स्टडी करें तो उससे पता चलता है कि वायरस को मारने के लिए कम से कम इतने दिन के लिए हमें स्टैंड स्टिल और अपने आप को आइसोलेट रखना जरूरी है। अगर आप लोग टीवी पर देखें कि हमारे पड़ोसी राज्य में जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात एवं अन्य राज्यों में बहुत संख्या में केसेस बढ़ रहे हैं और मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, जो कि ज्यादातर यंग में है, इंक्लूडिंग द दिल्ली। यहाँ यह देखा गया है कि कई स्टेट्स में इंक्लूडिंग दिल्ली बेड्स की, दवा की, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है। ये हमारे यहाँ भी हो सकती है। सावधान रहें, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको विनती कर रहा हूँ। सरकार है जो अपने पूरे एफर्ट्स कर रही है। सरकार आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रॉबस्ट तैयार किया है। सरकार आपके 2000 से 4000 बेड कर सकती है, आपके ऑक्सीजन सिलेंडर के हजारों लाखों में व्यवस्था कर सकती है, आपके आईसीयू के बेड्स की व्यवस्था कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, वायरस है जो अदृश्य है, रेप्लिकेट बहुत फास्ट होता है, फास्ट रफ्तार से फैलता है। वो आज 100 केस हैं तो कल 200, 200 है तो परसों 400, 400 है तो इंटू 400 कर लीजिए, तो आप देख लीजिए 1000 में, लाखों में जब नंबर सोसाइटी से बढ़कर अस्पताल पहुंचने लगेंगे तो आप देखिए हमारे 10,000 बेड, 20,000 बेड, इवन 1 लाख बेड हैं, वो भी हिंदुस्तान में देश और प्रदेश में कम हो जाएंगे और कम पड़ने लगेंगे। याद रखें आप, ये एक बहुत बड़ी विपदा है, इतनी भयंकर है कि मृत्यु भी, जो खास तौर पे यंग लोगों में उनके क्रेमेशन करने के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही है। अगर आप टीवी पे देखें, मरीजों को एम्बुलेंस में और ऑटो रिक्शा में ऑक्सीजन लगा के बचाने की कोशिश की जा रही है। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। इन सब का मुख्य कारण है कोविड डिसिप्लिन की पालना नहीं करना और लापरवाही बरतना है। इस बढ़ती हुई ह्यूमन ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना अति आवश्यक है। ये सिर्फ तभी संभव हो सकता है कि हम सभी मिलकर कड़े, कठोर से कठोर और सख्त कदम, जैसे कि लॉकडाउन है, जो लगाकर ही किया जा सकता है, जो सरकार के साथ मिलकर सहयोग करके हमें सख्त कदम उठाने होंगे। अदरवाइज हम लोगों को बीमार होने से नहीं बचा सकेंगे। इस महामारी से हम अपने प्रियजन, दोस्तों और कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को, देश प्रदेश में जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, उनको बचा नहीं पाएंगे। जैसा कि कहा गया है और मैं कई बार कहता भी हूं कि पेंडेमिक्स की लड़ाई सिर्फ अस्पतालों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर जनता और सरकार के साथ मिलकर जंग लड़ने पर ही हम कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो इस जंग को लड़ना बहुत मुश्किल है। इसमें सरकार जो अपने स्तर पर कर सकती है वो कर रही है।
अब जो गेंद है जो हमारे पाले में है जनता को सरकार के साथ बहुत बहुत कोऑपरेट करके, बल्कि सरकार को मजबूती से ये कहकर कि सर आप लगाइए, जो भी कुछ करना है कड़ाई जितनी कर सकते हैं करिए, लेकिन जनमानस को बचाना बहुत जरूरी है। मैं सारी जनता से, नेताओं से, एडमिनिस्ट्रेटर से सरकार के साथ मिलकर कठोर निर्णय लेने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, ताकि जनता को, लोगों को बीमारी से बचाया जा सके और असमय मृत्यु होने से बचाया जा सके। यहाँ पर मैं वर्तमान की स्थिति, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया, बाकी डॉक्टर्स ने भी बताया है कि 2 इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की बहुत तुरंत आवश्यकता है, और वो डिसीजन जनता के कोऑपरेशन के बिना, जनता के मोटिवेशन के बिना ये और जनता के रिक्वेस्ट के बिना सरकार के अकेले लेना बहुत मुश्किल है, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखें केसेज और मृत्यु दर में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितना डबलिंग टाइम शॉर्ट हो गया है, कितने छोटे से पीरियड में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यंग जनता में आप जानते हैं कि हमारा ब्रेड विनर जो नौकरी करता है, बाहर जाता है, अब तो पहले बुजुर्गों में थी जिनको बीमारियां होती थी, उनके साथ में 70 साल में, 60 साल में, लेकिन अब 25 से 45 साल के लोगों में हो रही है। तो कोई भी नहीं चाहेगा अपने प्रियजन को खोना, और इतने यंग एज में अपने दोस्त को, अपने पुत्र को, अपने भाई को। अतः आप सबसे निवेदन है कि वायरस म्यूटेशन भी एक इसका कारण है, और हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सुचारू रूप से पालना करें, और ये पालना नहीं करना ही इंगित करता है कि ये अत्यंत आवश्यक है कि हम पालना नहीं कर रहे हैं, तो हम सरकार के साथ मिलकर अतिशीघ्र कठोर से कठोर कदम, जैसे कि लॉकडाउन लगाकर प्रदेश की जनता के जीवन को बचाने की कार्रवाई करें, और ताकि हम ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक कर सकें। सेकंड निवेदन है कि वैक्सीनेशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि सभी ने कहा है, वैक्सीनेशन जरूर लगाएं, और अपने जिन लोगों ने 2 डोज वैक्सीनेशन करा लिया है, मैं आपको एश्योर करता हूं कि उनको भयंकर बीमारी होने से उनका बचाव डेफिनेटली होता है, और उनकी मृत्यु होने की संभावना बिल्कुल शून्य रहती है। इसी मैसेज के साथ मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप आगे बढ़े, सरकार को सहयोग करें, और निर्णय आप लोग लें, क्योंकि आप लोग निर्णय लेंगे तभी वो सही निर्णय होगा, क्योंकि अनुपालना तो हम सब लोगों को करनी है। हम सरकार से निवेदन करें, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाएं, और कहें सर आप कठोर से कठोर निर्णय लीजिए, उसकी पालना हम करेंगे, क्योंकि पालना आपको करनी है। जब तक आप पालना नहीं करेंगे, हम महामारी से नहीं जीत सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार का साथ दें, और सरकार से रिक्वेस्ट करें कि वो ज्यादा से ज्यादा जितने सख्त कदम, इंक्लूडिंग द लॉकडाउन तक लगाना चाहे, जो कि 2 हफ्ते से 3 हफ्ते का जरूरी है, लगाएं और जनमानस को बचाएं। धन्यवाद। थैंक यू। तो पिछला लॉकडाउन जो है लंबा चला, और कई लोगों को कष्ट भी हुआ। कितना माइग्रेशन हुआ लेबर का पूरे कंट्री के अंदर, वो भी नहीं बोले। लोगों की जो आजीविका थी वो चली गई। इतने लोगों में कई तरह के विचार पैदा होते हैं पब्लिक के अंदर भी, इसलिए सारी बातें सुन के समझ के उसके बाद फैसला करना पड़ेगा। और डीडी साहब, आप लाता साहब अपनी बात कहेंगे। नमस्कार सर। मेडिकल एक्सपर्ट्स की जो अभी सुझाव हमने सुने हैं, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि स्थिति बड़ी विकट है और भयावह है। इस परिस्थिति में हमें देखना होगा कि 2 ही रास्ते हैं। एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, या तो हम कोविड अनुशासन अपनाएं, या अनुशासनहीनता कर हम अपने आप को बीमार करें, या अपने साथियों को बीमार करें, दूसरों को बीमार करें, और फिर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ें। आपको ध्यान होगा जो परिस्थितियां चल रही हैं, हॉस्पिटल में भी बेड नहीं है, दवाई रेमडेसिविर नहीं है, और वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, इन सब की किल्लत आने वाली है। इन सभी चीजों को देखते हुए उचित होगा कि हम कोविड डिसिप्लिन अपनाएं, जो बहुत ही सस्ता है और उसमें कुछ भी नहीं करना है,
अनावश्यक घर से नहीं निकले और जब भी निकले पूरा मास्क लगा के निकले और 2 गज की दूरी बनाए रखें। जहां तक दुकानदारों का और दूसरे संस्थानों का सवाल है, उनको भी ध्यान रखना होगा। जो भी उन्हें अनुमति मिली हुई है इस कर्फ्यू के दौरान खोलने की या अपनी संस्थाएं चलाने की, उसमें उन्हें भी कोविड अनुशासन अपनाना चाहिए। उन्हें देखना होगा कि वो स्वयं भी इसकी पालना करें, मास्क लगाएं और इंश्योर करें जो भी ग्राहक उनके पास आ रहा है, जो भी क्लाइंट उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करे। मसलन कि जब भी कोई क्लाइंट उसके यहाँ जैसे दुकान पर आए, वो गोले बनाकर सुनिश्चित करें कि 2-2 गज की दूरी पर वो खड़े हों और प्रॉपर लाइन में हों। वो इसके लिए पुलिस का सहयोग करें और पुलिस भी उनके लिए वहां पर है। और मैं आम नागरिकों को भी निवेदन करना चाहूंगा, ध्यान रहे कि पुलिस सड़क पर धूप में क्यों खड़ी है। वो आपकी मदद के लिए खड़ी है, आपकी सहायता के लिए खड़ी है। कृपा करके उनका सहयोग करें और हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। और जो भी कोविड अनुशासन पालना कराने की बात है वो हम करवा रहे हैं और आगे इस महामारी से बचाने के लिए और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अनुशासनहीनता ना करें और अनुशासन की पूरी तरह पालना करें। मेरे यही निवेदन है, जो सस्ता रास्ता है अनुशासन का वो अपनाइए और अपने आप को भी सुरक्षित रखें और अपने साथियों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जय हिंद। किसको बोल देता है? बोलूं देता साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे स्थानीय सदस्य। सर जैसे आपके निर्देश है सर, समय समय पे आपने इंस्ट्रक्शन दिया, उसके मुताबिक हमारे यूएलबीज म्युनिसिपल अथॉरिटी सर ये कोरोना जागरूकता अभियान चला रही है जगह जगह। ये आपके संदेश भी हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं सर। उसके साथ साथ पेनल्टी अलग से भी कर रहे हैं, जॉइंट इंस्पेक्शन टीम के साथ भी कर रहे हैं सर। मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टार्ट किया सर, 12 अप्रैल से अब तक 10 लाख के आसपास मास्क बढ़ चुके हैं सर। एक उसके अलावा मेरा कलेक्टर साहिबान से अनुरोध है, हाइपोक्लोराइड जो कंटेनमेंट जोन है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी जगह चालू हो गया। हमने म्युनिसिपल अथॉरिटीज की सबकी परसों वीसी करके इंस्ट्रक्शन दे दिए सर। तो और गोले बनाने का जैसा भी डीजी साहब कह रहे हैं, म्युनिसिपल अथॉरिटी जयपुर और कई जगह उन्होंने चालू भी कर दिया, ऑलरेडी हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया सर और रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। बट मेन है सर पुलिस, म्युनिसिपैलिटी, प्रशासन सबको जॉइंटली इकट्ठा कर होके पब्लिक को समझाइश करके रेगुलर इसको कंटिन्यूस लास्ट टाइम अपने किया था सर, अभी भी वापस स्टार्ट किया और कुछ सफलता भी मिल रही है सर। बट इसको सतत और कंटिन्यूस रिगरसली करते रहने का मेरा सभी जिला प्रशासन आमजन से अनुरोध है कि उनके भले के लिए सरकार ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रही है। काफी पिछले सितंबर अक्टूबर में भी लगभग 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मास्क बांटे गए थे और अभी भी लगभग 10 लाख 12 अप्रैल के बाद बांटे गए। और मेन है आपके खुद के परिवार के भले के लिए अनावश्यक बाहर नहीं आए, अनावश्यक पर घर से बाहर नहीं निकले और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पूर्णतः पालना करें, जैसे स्पेशलिस्ट ने कहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते रहते हैं। थैंक यू सर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अभय कुमार जी। सर आज की तारीख में जो एक्टिव केसेस हैं उसके अनुसार करीब 1650 माइक्रो कंटेनमेंट जोन राजस्थान में बने हुए हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन वहां है जहां बलियां लगाई गई हैं, लोगों का आवागमन बिल्कुल पूरी तरह से रोक दिया गया है। हमारा प्रदेश आज कोविड के संदर्भ में हाई कोविड बर्डन स्टेट है और जो संख्या आज सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ ने कहा जितने केसेस आज हैं वो अगले 4-5 दिन में उतने ही केसेस वापस और आ जाएंगे। तो ये जो स्थिति है इससे हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रेस में है। आप जानते ही हैं कि भारत सरकार के स्तर पे भी आज की डेट में मेडिकल ऑक्सीजन की इंपोर्ट की बातें हो रही हैं और एक जितने भी मेडिकल की ऑक्सीजन है उसके लिए एक नेशनल प्लान बनाया गया है। ये एक बहुत बड़े क्राइसिस का द्योतक है। ध्यान में रखने की बात यह है कि बार बार अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा था और सभी का ये व्यू है कि जो स्पीड ऑफ स्प्रेड है, जो हमारे सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ ने कहा था, उस पे किसी न किसी प्रकार से हमें ब्रेक लगाना आवश्यक है। और चाहे वो भोपाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यूपी की बात करें, उन्होंने आगे जब स्थिति खराब हुई तो
कर्फ्यू वाली स्थिति बनानी ही पड़ी और निर्णय अपने को ये लेना है कि कितना पहले और कितना सही समय पे ये निर्णय लिया जा सके। डीजी साहब ने बहुत सही बात कही कि अपने को कोविड डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आप सभी को सहयोग की आवश्यकता है। डिसिप्लिन में 2-3 चीजें बहुत आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि मास्क लगाना और उस व्यक्ति को टोकना जो आपके सामने मास्क नहीं लगाया है, क्योंकि जैसा इसमें वैज्ञानिक बता रहे हैं और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि यदि आपने भी मास्क लगा रखा है, सामने वाले ने भी मास्क लगा रखा है और आपने आपस में 6 गज की दूरी रखी है, तो कोविड के स्प्रेड के चांसेस काफी नगण्य से हो जाते हैं। और इसीलिए जो आप बाजार में जाएं, कार्यालय स्थल पे जाएं, उसमें दूरी बनाए कर रखें, उसके लिए अपने को संयम रखना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में जो आज की बात एक और आपके समझने के लिए है कि दूरी क्यों बनाना आवश्यक है, ब्रेक लगाना क्यों आवश्यक है। तो जितने भी लैब्स हैं जिनमें ये टेस्टिंग होती है RT-PCR से, अब बहुत कम ही ऐसे लैब बने हैं जिसमें राजस्थान में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 30% से कम रह गया हो। आज की डेट का एवरेज तो हम बात करते ही हैं और ये ऐसा संकेत है कि बेसिकली कम्युनिटी को, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। और एक अपील मैं जरूर करूंगा सभी से कि क्योंकि पूरे भारत में इस प्रकार से कोविड बढ़ा हुआ है, तो बाहर से जितने लोग आ रहे हैं उनसे आप हाथ जोड़ के ये जरूर कहें कि आप 15 दिन क्वारंटाइन रहें, क्योंकि आप अपने जान पहचान के लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके परिवार को असुरक्षित करेंगे, उनको खतरा होगा। तो क्वारंटाइन ये सामाजिक है। पहले भी क्या हुआ था, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी जो पंचायत की और विलेज की जो टीम्स थी, उन्होंने काफी अच्छी तरह से इनको इंश्योर किया था पिछले वर्ष। मेरी अपील है सभी से, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या अर्बन क्षेत्र में हो, हमारे पार्षद मित्र हो या हमारे पंच हो, कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है, जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है उसको थोड़ी मजबूती से करेंगे तो ही जाके इस पे ब्रेक लगेगा, तो ही हमारी ये जो चेन बन रही है, जो हमारी रफ्तार आज ग्राफ दिखाया था बढ़ने का, वो रुक पाएगा। इतना ही कहना चाहता हूँ। पहले स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी अपनी बात कहें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी और BCA के माध्यम से जुड़े हुए सभी मंत्री परिषद के माननीय सदस्यगण और जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो 2-3 चीजें कहना चाहूंगा सर। दिन भर आपने बहुत 3-3.5 घंटे कैबिनेट और मंत्री परिषद में भी चर्चा की है और जिस तरह से स्थिति मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा और जिला प्रशासन से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक मैं तो बिल्कुल इस बात के पक्ष में हूं, जो अभी आपने ये जो मंडे मॉर्निंग तक का जो कर्फ्यू जो लगाया है, इसी पैटर्न पर हम चलें और इसको टोटली 14 दिन तक 15 दिन तक ही मान लें कि इसको सख्ती से लागू करें। और जो चीजें जिनको जो अभी खुली हुई हैं, जो मैंने उस वक्त भी जिक्र किया था कि जैसे किराना की दुकानें हैं, डेयरी हैं, प्लस इंडस्ट्रियल वर्कर है, इंडस्ट्रीज हैं, इसी तरह से सब्जी मंडी, सब्जी वाले हैं, इनको छूट देते हुए या टेंट हाउसेज है और जो दी है, जो गाइडलाइंस अभी दी हैं, उसका सख्ती से पालन करते हुए, और ये करना पड़ेगा सर, अदरवाइज तो कितना भी अपन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर देंगे आप, और लग भी रहे हैं आप सर, और पूरा विभाग भी लग रहा है, सभी प्रशासन के अधिकारी लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गति चल रही है उस स्पीड को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। और भारत सरकार ने जो स्थिति पैदा की, मैं तो बिल्कुल ये कहना चाहूंगा सर कि जो 3 महीने, मैं बिल्कुल इसको निष्क्रियता मानता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि जो कम से कम रेमडेसिविर की बात, ऑक्सीजन की बात, प्लांट्स की बात, जब पूरे दुनिया में ये हो रहा है कि किस स्पीड से जो है इस कोरोना बढ़ा है, तो उनको सबक लेना चाहिए था। राजस्थान ने जितना बेस्ट प्रबंधन आपके मार्गदर्शन में किया, और वो हमारे प्रबंधन पर एक क्वेश्चन मार्क ये लग जाएगा इन सबके बावजूद भी, लेकिन भारत सरकार ने जो इंटरवीन किया है और ऑक्सीजन का प्लानिंग, नेशनल प्लानिंग किया है, उसकी वजह से हमें अपने प्लांट से भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और इसी तरह से गुजरात में उन सिप्ला कंपनी के द्वारा, उन कंपनियों के द्वारा दवाइयों का निर्यात, मतलब राजस्थान को भेजना, वो भी बंद कर दिया गया है।
तो ऐसी परिस्थितियां जो पैदा हो गई हैं, तो मैं तो प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि पहले जान है तो जहान है, जिंदगी बचाना हमारे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये मानना है कि कोरोना जो कोविड बिहेवियर उसका भी पालन सख्ती से कराएं जहां छूट दी जा रही है, और प्लस इसका जो लॉकडाउन तो नहीं कहूंगा मैं कंप्लीट लॉकडाउन, जो मॉडिफाइड जो अभी आपने 3 दिन किया है जो मंडे मॉर्निंग तक है, इसको हम शक्ति से लागू करते हुए तो मैं समझता हूं हम राजस्थान को बचा पाएंगे। अदरवाइज ये स्थिति हो जाएगी कि स्थिति बिगड़ने के बाद आप लॉकडाउन करेंगे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। और आपने जिस तरह से पहले भी इनिशिएट लेकर के, और मैं इसके लिए आपको बधाई भी देना चाहूंगा, आपने हमेशा इनिशिएट किया है, पहल की है नए मॉडल में, और दूसरे राज्य अब आ रहे हैं, ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं वो जो आपका प्रबंधन है उसी मॉडल पर हमको चलना चाहिए। और इसको इस 14 दिन का जो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, ये सब देख चुके हैं ऑक्सीजन की क्या स्थिति हो रही है। आज ही 10,000 से अधिक केसेस आना, पूरा हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा, कितना भी हम कर लेंगे। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा सर, इस पर हमें शक्ति के साथ इस बात को सोचना चाहिए, और प्रदेश की जनता आपके साथ है। जिस तरह से मैं कमेंट्स देख रहा हूं सर, वो ये कह रहे हैं, ज्यादातर मैं आपके इस लाइव को भी देख रहा था, इसमें से जो कमेंट्स आ रहे हैं कि उनकी भी राय यही है कि भाई सख्ती जरूरी है, और वो इसको कई लोग तो लॉकडाउन की बात भी कर रहे हैं। अब बात रही केवल लेबर की, माइग्रेंट जो लेबर है, लेबर इधर से उधर ना जाए, तो आपने पहले ही निर्देश दे दिए हैं इंदिरा रसोई के, और वो सारी चीजें की हैं, उसको अगर हम कर लेंगे और लेबर का माइग्रेशन रोक देंगे तो जनता, प्रदेश की जनता आपको साधुवाद देगी, बधाई देगी सर। थैंक यू सर। चीफ सेक्रेटरी साहब आर्य जी। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी, और वेब लिंक से जुड़े हुए सभी आदरणीय मंत्रीगण, अधिकारी साथियों एवं चिकित्सकगण और राज्य की समस्त जनता के भाई बहनों जो कि वेब लिंक से हजारों लाखों की संख्या में जुड़े हैं। काफी बातें कही जा चुकी है और उन्हीं को दोहराव करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, और अब तो हम सब काफी इस बारे में जानने भी लग गए हैं। लेकिन फिर भी 2-4 बातें जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, और इस माध्यम से राजस्थान के उन सभी नागरिक बंधुओं को जो कि इससे जुड़े हुए हैं, सारी बातें समझने के बाद जो 2-4 बातें जो इस बार नहीं हुई है वो हमको समझनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि पहले हम ये इस मान्यता में विश्वास रखते थे कि कोरोना केवल शहर का फिनोमेना है, कोरोना केवल एक शहरी घटना है। तो इस बार के आंकड़े, और अभी जब सिद्धार्थ महाजन जी अपना प्रेजेंटेशन आपके समक्ष कर रहे थे तो उन्होंने उसमें ये आंकड़ा बताया था कि 70% भले ही शहरी हो, लेकिन 30% के आसपास जो आ रहे हैं रोगी वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। तो इसका मतलब 30% से भी ज्यादा लगभग ये गांवों में फैल चुका है, और जिस गति से ये फैल रहा है, दूसरी बात ये कि ये पिछले वाले जो वायरस की जो गति थी, जो होम सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, स्पीड ऑफ स्प्रेड, तो वो जो स्पीड ऑफ स्प्रेड है वो इस बार बहुत ही मल्टीप्लायर टाइप लग रही है। तो इसलिए जो 30% भी अगर है तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना तेजी से बढ़ेगा। 1 अप्रैल को हम कहाँ थे और आज 17 दिन बाद हम कहाँ आ गए। 300-350 की संख्या को अब हम 10,000 के पास बता रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत तेजी से बढ़ा है। इसलिए इस बात को तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब गांव में भी है और ये शहर में भी है। दूसरी एक बात जो काफी समय से हम ये सोच रहे थे, और पिछली बार तो लगभग हम मान्यता मान ही रहे थे कि ये बच्चों में नहीं होता, ये युवाओं में नहीं होता, ये 60+ या जो कोमॉर्बिडिटी के कुछ जवान लोग उनमें भी हो सकता है, लेकिन मूलतः ये युवाओं में नहीं होता था। लेकिन आज के आंकड़े या जो इस समय जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, और जिस तरह से आपको सिद्धार्थ महाजन जी ने बताया होगा, आपने देखा भी होगा कि अधिकतर जो है केसेस हैं अब नए रूप में जो सामने आया वो 45 और 45 की उम्र के नीचे के लोग भी इसमें रोगी हुए हैं, ग्रस्त हुए हैं। और मृत्यु के अगर आंकड़े भी देखें तो उसमें भी कुछ ऐसे अंक शामिल हैं जिनकी उम्र 45 से कम है। तो ये 2 बातें महत्वपूर्ण है कि ये गांव में भी फैल रहा है। तो आप सभी पूरे राजस्थान के नागरिक बंधु सुन रहे हैं, हमें आगाह होने की जरूरत है। ये कहकर हम इसको आलस्य में नहीं रखें कि ये गांव में नहीं फैलेगा, ये गांव में भी फैलता है और फैल गया है। और उसी तरह से उम्र का सवाल है। अब मैं सोचता हूं कि मूलतः हमें 2 बातों पे ध्यान देना है कि एक तो
कोरोना हो जाए तो हम क्या करें और ये कोरोना ना हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से जब ये प्रारंभिक स्टेज में कोरोना राजस्थान में प्रारंभ हुआ था, उस समय से ही सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में अभूतपूर्व कार्य किया, चाहे बोली वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का था, चाहे बोली वो गरीब लोगों को सहायता देने का था, चाहे बोली वो क्षेत्र में किसी तरह से मेडिकल की समस्याओं को दूर करने का था। और ये उसी का मैं सोचता हूँ कि सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग का परिणाम था कि भारत में राजस्थान का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा माना गया। फिर बीच में कुछ कमी हुई तो हम लोग थोड़ा सा उसमें सोचे कि भाई हम सुरक्षित हैं, संभवतः कोरोना अपने अंतिम स्टेज पे है, लेकिन अधिकतर महामारियों का इतिहास यही रहा है कि पहले आती है दौर, फिर दूसरा दौर आता है, फिर कुछ लोग तीसरे और चौथे दौर की भी बात करते हैं। लेकिन इन सभी दौरों में जो अनुभव है दुनिया का वो यही कहता है कि दूसरा दौर सबसे गंभीर होता है, और ये दूसरा दौर ही इस समय आया है हमारे सामने। और इसलिए अब हमको उससे भी ज्यादा मुस्तैदी से, उससे भी ज्यादा सावधानी से, उससे भी ज्यादा होशियारी से इसको सामना करने की जरूरत है। तो चूंकि गत वर्ष पूरा साल भर हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगे रहे और सरकार ने बड़ा अच्छा कार्य किया, एमएलए लेड का पैसा भी इसमें आया, मुख्यमंत्री जी ने नई नई सैंक्शंस दी, सारे कलेक्टर्स ने और सारे मेडिकल स्टाफ के डॉक्टर्स ने रघु शर्मा जी के नेतृत्व में काम किया, जिसका ये कारण था कि आज की तारीख में हम अभी तक इस समस्या को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कवर करने में सक्षम है। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। तो हो सकता है कि अब जो प्रेशर पड़ रहा है उस प्रेशर में थोड़ा सा चुनौती हमारे सामने आएगी, लेकिन उस चुनौती का भी हम मुकाबला करेंगे। और जो दूसरी बात है जो बार बार कही जाती है कि कोरोना हो ही नहीं, कोरोना को कैसे व्यवहार से रोकें, तो आजकल डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं। जो डॉक्टर्स पहले केवल टेक्निकल सलाह देते थे, आजकल सोशल सलाह दे रहे हैं कि आप इसको व्यवहार से रोको, आप इसको फील्ड में जाके रोको, महामारियां ऐसे रोकी जाती है। तो मैं सभी आप सबसे ये भी निवेदन करूंगा, सभी राजस्थान की जनता से भी, कि जो एक शब्द नया वो हुआ है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमारा व्यवहार कोरोना के अनुकूल या कोरोना के उपयुक्त होना चाहिए। ऐसे व्यवहार की 4-5 बातें जो जगह जगह आप देखते हैं, अखबारों में बताई जाती है, आप सभी जानते हैं। तो उन सारी चीजों को आपको पालना करनी है। और उन सब में जो आजकल की तारीख में कहा जा रहा है कि मास्क सर्वोपरि है, ये कहते हैं कि दवाई से भी ज्यादा अब मास्क उपयोगी हो गया है। तो इसलिए आप सभी साथियों से मेरा ये निवेदन रहेगा, जो कि राजस्थान की ग्रामीण जनता या शहरी जनता है, कि हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें। और आप जानते हैं कि जब महामारी फैल जाती है तो उस समय शासन का भी एक कर्तव्य होता है और सरकार को भी कुछ उसमें आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं। तो अगर जन आंदोलन से, समझाइश से, जागरूकता से, आपके स्वयं के व्यवहार से हम सब इस बीमारी को कंट्रोल करें और अच्छे तरीके से उसको नियंत्रित करें, तो उस सब का मैं सोचता हूँ कि अच्छा प्रभाव है। और फिर कई बार ऐसी घटनाएं हो भी जाती है तो शासन को भी आगे आके उसको रोकना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से ये 2 दिन का कर्फ्यू चला, इस पे भी कोई निर्णय किया जाएगा। लेकिन सब कुछ होने से पूर्व में आप सभी भाई बहनों से यही मेरा आग्रह है कि हम अपने व्यवहार में कोरोना की अनुकूलता लाएं, हम अपने जागरूकता से अपने आप को संभालें, और ताकि हम संभलेंगे, परिवार संभलेगा, समाज संभलेगा, राज्य संभलेगा, तो निश्चित रूप से राज्य में कोरोना का प्रकोप कम होगा। जहां तक दवाइयों का, जहां तक ऑक्सीजन का, बेड्स का, वेंटिलेटर्स का, रेमडेसिविर का या टोसिलिजुमेब का, ये सारी जो व्यवस्थाएं हमको करनी है, हम लगे हुए हैं। आपको हम निश्चित करते हैं कि जितना भी संभव होगा, जितना भी हमें आवश्यक होगा हम करेंगे, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं आने देंगे। लेकिन आपसे जो अपेक्षा है, राज्य के नागरिकों से जो अपेक्षा है, और वो एक अनुकूल व्यवहार की अपेक्षा है, उस अनुकूलता को आप अपनाएं और उस अनुकूल व्यवहार का अनुपम उदाहरण आपको पेश करना चाहिए, ताकि सरकार के प्रयास और आपका साथ दोनों मिलकर हम इस महामारी को समापन या महामारी का अंतत्व जिसे कहना चाहिए कि नियंत्रण कर सके। धन्यवाद। अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी अपना संबोधित करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजीपी साहब, समस्त अधिकारीगण और वीसी से जुड़े हुए तमाम साथियों, सारी बातें
आपके सामने आई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों का दल पिछले 1 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, जो समय समय पे हमें एडवाइस देता रहा है। उनके विचार भी हमने आज सुने। पिछली बार जो कोरोना महामारी का दौर आया था, उस महामारी के दौर में और वर्तमान जो दौर आया है उसमें क्या अंतर है, उसको ढंग से उन लोगों ने आप सबके सामने रखा है। पिछले दौर में ग्रामीण इलाकों में ज्यादा नहीं था, यंग जनरेशन में नहीं था, आरटीपीसीआर टेस्ट में जांच करवाने पर पॉजिटिव आ जाते थे। अब ये जो नया दौर शुरू हुआ है, इसमें आरटीपीसीआर टेस्ट में आप जांच कराएंगे, नेगेटिव आएगा, निमोनिया हो गया, लंग्स में इंफेक्शन आ गया, सीटी स्कैन कराएंगे तब पता चलता है कि आप पॉजिटिव हैं। तब तक बहुत देर हो जाती है और सीधा ऑक्सीजन सपोर्ट पे या हाई फ्लो ऑक्सीजन पे पेशेंट को लेना पड़ता है। और ये जो कैजुअलिटीज हो रही है, इसका भी प्रमुख कारण यही है। एक व्यक्ति, जैसा चिकित्सक हमारे बताते हैं, एक संक्रमित व्यक्ति 1 सप्ताह के अंदर 125 लोगों को संक्रमित कर सकता है। पिछला दौर जब चला, हम करीब मैक्सिमम 35,000 टेस्ट आरटीपीसीआर पर डे किए होंगे हमने, और इस बार हम 67,000 आरटीपीसीआर टेस्ट पर डे कर रहे हैं। हमने कैपेसिटी जो 70,000 की बढ़ाई थी उसको भी अब 1 लाख तक ले जाने का जो मुख्यमंत्री जी का डायरेक्शन था, उसको 10-15 दिन में अचीव कर लेंगे हम। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी की पूरी पर्याप्त मात्रा में सुविधा है, लेकिन जिस पैमाने पर यह संक्रमण फैल रहा है, संख्या बढ़ रही है, कल 9,000, आज 10,500। अगर हमने गंभीरता नहीं दिखाई, क्योंकि दूसरे राज्यों की जो खबरें आ रही है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं वहां पे, जिस ढंग की भयावह तस्वीरें पूरे कंट्री में आई है, देश के अंदर भी आज पिछले साल के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। और हम तो फिर भी सबसे कम है हमारे यहाँ संक्रमित व्यक्तियों की संख्या, लेकिन चाहे मध्य प्रदेश हो, आपका गुजरात हो, महाराष्ट्र में तो भयावह है, दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, सब जगह बहुत बुरी हालात में आज ये महामारी का दौर चला आया है। अब रेमडेसिविर को लेके कई मैसेज मेरे पास आते हैं। आज भी हमने 3 कंपनियां जो हमको सप्लाई करती है, जिनके साथ हमने रेट कॉन्ट्रैक्ट किया है, उनसे हमने बात की है कि आप हमको जल्दी से जल्दी ये सप्लाई कीजिए। लेकिन जैसा पहले कहा गया कि दवा के ऊपर भी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी और वैक्सीन के ऊपर भी भारत सरकार का नियंत्रण है। वो लोग इसको राज्य की आवश्यकता के हिसाब से देने की बात करके और उन्होंने अपने नियंत्रण में लिया है। वैक्सीनेशन की जहां तक बात थी, राजस्थान ने शानदार परफॉर्म किया। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट हम कर चुके थे। हमारी साइट्स या हमारी स्टोरेज कैपेसिटी और जिस ढंग से हमने कोल्ड चेन पॉइंट बनाए पूरे स्टेट में, 5,80,000 लोगों को हम एक दिन में वैक्सीनेट कर रहे थे, लेकिन पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल रही है। जब भारत सरकार को हम कहते हैं तो कहते हैं पॉलिटिक्स हो रही है, वहां से उल्टे बयान आ रहे हैं। कुल मिला के जो 45 साल की जो इन्होंने एज लिमिट रखी थी कि उससे ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, 2 करोड़ 9 लाख लोग थे वो, और हम 7 लाख डोज पर डे देने के लिए हमारी तैयारी थी। अगर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन आती रहती तो अब 45 साल के ऊपर के लोगों को, अधिकांश लोगों को अब तक हम वैक्सीनेट कर चुके होते। मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को, मैंने केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि भाई आप एज का बार हटा दीजिए, क्योंकि आज यंग जनरेशन भी पॉजिटिव हो रही है, उनकी भी कैजुअलिटीज हो रही है ऐसी परिस्थिति में। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पहले कम संख्या थी, डर ज्यादा था, सावधानी ज्यादा थी। जो डायरेक्शन राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते थे, आम आदमी उसको बहुत गंभीरता से उसकी पालना करता था। अब
संक्रमण बढ़ गया, कैजुअलिटीज बढ़ रही है, पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी हुई है, खतरा बढ़ा है, लेकिन लोगों में डर नहीं है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है हम सब लोगों के लिए कि आम आदमी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालना नहीं कर रहा है, मास्क नहीं लगा रहा है, बार बार हाथ को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, 2 गज की दूरी बना के नहीं रख रहे हैं। सरकार के स्तर पे तो अब आरटीपीसीआर टेस्ट है पूरे कंट्री में, पहले 500 रुपए किया मुख्यमंत्री जी ने, कल इसकी रेट घटा के 350 रुपए की है। पूरे कंट्री में इससे कम रेट कहीं नहीं है। जहां तक सिटी स्कैन की बात है, जो नॉन एनएबीएल एक्रेडिटेड जो लेबोरेटरीज है या जो सिटी स्कैन की सुविधा वाली जगह है, उनकी रेट फिक्स कर रखी है। एनएबीएल एक्रेडिटेड जो है उनकी रेट फिक्स कर रखी है जो सबसे कम है। और अभी जो बहुत बड़ी स्कीम मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो मुख्यमंत्री जी लेके आए, उसके रजिस्ट्रेशन का काम भी 30 अप्रैल तक अभी चल रहा है। 1 मई से 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज मिलेगा सबको, तो वो रजिस्ट्रेशन का काम भी सबसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आप कर लें, ताकि कोविड को उसमें सम्मिलित किया है अभी उसी पैकेज में, तो 5 लाख तक का कैशलेस आपको वो बेनिफिट भी मिल सकता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि सावधानी रखने की और लोगों में भय। जो विलेज कमेटीज पहले बनाई थी उन्होंने बहुत शानदार काम किया पिछली बार, अभी उन विलेज कमेटीज को भी सक्रिय होने की जरूरत है। चाहे कुंभ से कोई आए, चाहे कोई पड़ोसी राज्यों से आए, अगर गांव में कोई आदमी आता है पड़ोसी राज्यों से, तो गांव की जो विलेज कमेटी है उस सक्रियता से उस व्यक्ति को 14 दिन क्वारंटीन में रखे, मॉनिटरिंग करे उसकी। ये भी आज सख्त जरूरत है। बॉर्डर पे भी जो लोग बाहर से आ रहे हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट हमने कंपलसरी किया है, लेकिन लोग नहीं करा के आते हैं, तो जो लोग करा के आ रहे हैं उनके तो अलाउ किए जाने चाहिए, लेकिन जो नहीं करा के आए उनके लिए एंटीजन टेस्ट की सुविधा राज्य सरकार आज से कर रही है। तो वहां कैंप लगाने की भी बात है, तो आधा घंटा अगर उनको बैठना भी पड़े तो बैठाएंगे। सारे सरकार के स्तर पे जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठा रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं। 1 साल में आपके सामने पूरे राजस्थान में जिस ढंग से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है राजस्थान में, लेकिन जब संक्रमण ज्यादा बढ़ेगा तो ये भी नाकाफी होगी चीज। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रघु जी। मैं समझता हूँ कि सारी बातें विस्तार से हो गई है। सुबह भी 3-4 घंटे बैठे हम लोग डिस्कस करके फैसला कर लेंगे। एक बात जो अभी रघु शर्मा जी कह रहे थे कि राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर पहले हमने फ्री मेडिसिन की शुरुआत करी थी, कुछ फिर फ्री टेस्ट शुरू किए थे। उसी प्रकार से अब जो पहले भामाशाह योजना थी राजस्थान की 3 लाख तक की थी वो, और केंद्र सरकार की योजना थी 5 लाख की, हम दोनों को मिला दिया था और एक योजना बनाई। आप जुड़ गए सर, परंतु अब हमने तय किया बजट के अंदर, बजट में मेरी घोषणा थी कि हम लोग राजस्थान भर के लोगों का बीमा करेंगे, सभी का 5 लाख का। और ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिनमें 3,500 करोड़ रुपए का प्रीमियम सरकार देगी। अब उसमें सिर्फ ये करना है कि जो पहले से जिनको मिल रहा है बीमा, उनको रजिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है ई मित्रों में। बाकी जो लोग हैं, लघु और सीमांत किसान हैं, उनको रजिस्टर करना है फ्री के अंदर, कोई पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ जो पैसे वाले हैं, जो दे सकते हैं, इनकम टैक्स पेयर हैं इत्यादि, उनको 850 रुपए, 50% उनका प्रीमियम भी सरकार देगी। उनको सिर्फ 850 रुपए दे के इसे जोड़ना है। मुझे चिंता इस बात की है कि 30 अप्रैल तक अगर नहीं जुड़े वो लोग, क्योंकि हमने 50 करोड़ रुपए दे करके कोविड-19 को शामिल कर दिया इस स्कीम के अंदर, डायलिसिस को भी शामिल कर लिया है।
अब सवाल ये कि अगर एक मई से योजना शुरू हो जाएगी, 1 मई से, और अगर जो नहीं जुड़ेगा और बाई द वे बीमार पड़ गया, चाहे कोविड से या और किसी कारण से, और अस्पताल में भर्ती हो गया, सरकारी अस्पताल में तो फ्री इलाज है, आप सबको मालूम है, कोविड का भी, चाहे वो CT स्कैन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, सारा कुछ फ्री है। परंतु प्राइवेट में के बाद जाना पड़ता है, तो उसको जो बिल बनेगा 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी है, तो बीमा कंपनी उसको पैसा नहीं देगी अगर रजिस्टर नहीं करवाएगा। तो जिस बीमा कंपनी से हमने एग्रीमेंट किया है, 1 मई से वो प्रारंभ हो जाएगा। 1 मई या 1 मई के आगे कोई बीमार पड़ेगा तो 5 लाख तक का आपके परिवार का बीमा हो चुका होगा, सरकार प्रीमियम दे चुकी है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, करीब 6 लाख लोग जो जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में, 6 लाख लोग जुड़े हुए हैं, और इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई कहते हैं हम 40 लोग साथ बैठे हुए हैं, कोई कहते हम 20 लोग साथ बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सबका जो कमिटमेंट है राजस्थान में कोरोना का जो जंग है उसका मुकाबला करें सब मिलके। बहुत भारी और भयानक स्थिति है जो आपने सुन ली है। जनरली ये प्रयास रहता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे, परंतु क्योंकि सच्चाई का अगर सामना नहीं करेंगे तो हम लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। महाराष्ट्र की सच्चाई पूरे देश और दुनिया देख रहा है कि वहाँ क्या हालात है। मैंने सुबह भी कहा कि पिछली बार पूरे जो कोरोना दौर के अंदर पूरे देश के अंदर सब मिला करके 97 लाख लोग संक्रमित हुए थे, पर डे होते थे 57,000। अब खाली महाराष्ट्र के अंदर 67,000 प्रतिदिन आ रहे हैं, लगभग 70,000 आ रहे हैं। पूरे देश में करीब 2 लाख के आसपास में लग जाता होगा, उससे भी भयावहता आप समझ सकते हैं। जो बच्चों को हिट कर रही है, छोटे बच्चों को, युवाओं को ज्यादा कर रही है, फास्ट संक्रमित हो रहे हैं लोग। तो इसलिए परिवार के परिवार इसलिए आते हैं कि इतना जल्दी वो फास्ट एक्ट करता है जिससे कि पूरा परिवार ग्रसित हो जाते हैं, और पूरे देश के अंदर इसीलिए तेज गति से फैल रहा है ये मृत्यु दर। आप देख लिए कितने आंकड़े बताते हैं, कहाँ तो पूरे मार्च के अंदर 30 लोग थे और कहाँ प्रतिदिन 35 लोग आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है। हमें सोचना पड़ेगा कि पब्लिक को इस प्रकार से मैसेज देवे हम लोगों को भी कि वो टोटली पालन करे, जो सरकार की घोषणा उसका पालन करे। पहले शुरू किया हमें सब तरह से, कोई भूखा नहीं सोए, मैं बार बार कहता हूं, तो वास्तव में कोई भूखा नहीं सो पाए। सबको सरकार ने, MLA ने, पब्लिक ने बहुत साथ दिया। अब भी मैं समझता हूं कि उसी प्रकार जरूरत पड़ने पर लोग आगे आएंगे, पूरा साथ देंगे। सवाल इस बात का है कि अगर बाहर आना पड़े तो बिना मास्क बाहर नहीं आवे। हमें उसकी जो है पेनल्टी बढ़ानी पड़ेगी, तो बढ़ाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति, जैसा भी डॉक्टर भंडारी कह रहे थे, 10,000 रुपए लेते हैं सिंगापुर के अंदर, चाहे सिंगापुर हो, चाहे इजराइल हो, चाहे इंग्लैंड हो। समाप्त वही हुआ है, कंट्रोल में वही आया जहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन किए गए हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट में हमें करने पड़ेंगे, और पब्लिक को साथ देना पड़ेगा। पब्लिक को आगे आना चाहिए, वो खुद मांग करे जैसी स्थिति हो। हम चाहेंगे कि पब्लिक को असुविधाएं नहीं हो, हम चाहेंगे कि उनको पेनल्टी नहीं लगे, हम चाहेंगे कि रोजगार पे असर नहीं पड़े, मजदूरों का माइग्रेशन नहीं हो, फैक्ट्रियों का काम चलते जाएं, सब चाहेंगे। तो किस रूप में कर पाएंगे वो देखने की बात है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि लोगों को तकलीफ हो। कि लोग कहते हैं कोरोना ज्यादा तो हमें लॉकडाउन मार देता है, तो कहावत हो सकती है, परंतु मरना ही होता है। जिसके घर में मृत्यु होती है वो जानता क्या स्थिति बनती है, और संख्या बहुत बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए कृपा करके मैं समझता हूँ कि हमने निरोगी राजस्थान का नारा दिया था 19 के अंदर, और कोरोना आ गया तो हमारी तैयारी काम आ गई उसके अंदर। अब मैं आपसे अंत में ही अपील करना चाहूंगा कि इस
मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना जिसका विज्ञापन आपने देखा होगा, कल भी आया था, कृपा करके आप लोग जो सुन रहे हैं वो सब लोग मिलकर के आप अगर उन लोगों का जो कि गांव के लोग हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी जानकारी में नहीं कि स्कीम किस तरह है, तो कृपा करके आपको मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप इस योजना को लोगों को बताएं कि योजना किस तरह की है और किस तरह की इसको कैसे इसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और सिर्फ फ्री के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने मात्र से अगर 5 लाख तक का बीमा मिल जाता है, इससे ज्यादा बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने इतना बड़ा बेड़ा उठाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कोई कमी नहीं रखें। जो मुझे सुन रहे हैं उन सबसे मैं पब्लिक में करीब 7,99,751 लोग बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 8 लाख तो ये हो गए। ये जो सुन रहे हैं अभी सबको, हम सबको सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब मिलके अगर कुछ समाज सेवा करेंगे और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे गरीबों का भी और सब लोगों का भी जिनको जरूरत है। और जो पैसा भी देने वाले हैं खाली 850 रुपए मामूली रकम है, तो उनको 5 लाख तक का उनके परिवार का बीमा हो जाएगा। 30 तक करना है, वरना फिर 3 महीने का गैप करना पड़ेगा। पर उसके बीच में कोई बीमार पड़ गया तो आप सोच सकते हैं कि उनको पैसा जेब से देना पड़ेगा, बीमा कंपनी देगी नहीं। इस स्कीम को आप अपनी स्कीम बनाएं, इसमें भागीदार बने। यही बात कहता हूं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज की इस विषय को सुनने के मतलब ये सुनने वाले जो हमारे साथी बैठे प्रदेशवासी, वो खुद चिंतित है राजस्थान को लेके, प्रदेश को लेके, प्रदेशवासियों को लेके, कोरोना को लेके। और कोरोना की जो घातक स्थिति बन गई है इसकी सेकेंड वेव की, इससे हम सब परिचित हो चुके हैं। पूरा टीवी रेडियो जो बता रहे हालात देश के अंदर, किस प्रकार शमशान घाटों की स्थिति हो गई है, शमशानों की स्थिति हो गई है, किस प्रकार अस्पताल भरे पड़े हैं, किस प्रकार अस्पताल के बाहर एम्बुलेंसेज के अंदर इलाज चल रहे हैं, किस प्रकार कितनी ही बड़ा आप तैयारी कर लो जो हमने की है साल भर के अंदर, पर संख्या बढ़ जाएगी तो काम नहीं आएगी। अगर तैयारी है पूरी परंतु संख्या बढ़ती जाएगी तो वो तैयारी क्या काम आएगी। ऑक्सीजन अगर इतनी संख्या बढ़ गई कि ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं कर पाएगी भारत सरकार भी, तो हम क्या कर पाएंगे। वैक्सीन की सप्लाई बंद कर दी बीच में तो तकलीफ आ गई हम लोगों को। तो कहने का मतलब है कि तैयारी जो अभी डॉक्टर आर्य बाबू कह रहे थे कि जंग जो है अस्पताल में इलाजों के माध्यम से, इलाज के माध्यम से नहीं लड़ी जाती है, वो तो एक सीमा तक है। असली लड़ाई होगी आपको मास्क लगाने वाली है। मास्क लगाना, वर्ल्ड पूरी दुनिया के अंदर मास्क लगाने को ही महत्व दिया गया है। आप देखा होगा दुनिया का एक मुल्क ऐसा नहीं जो दूसरी बात कह रहा, मास्क लगाओ, डिस्टेंसिंग रखो और साथ में हाथ धोते रहो। तो प्लीज आप लोग मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मास्क के बगैर कोई बाहर नहीं आवे पब्लिक में, और ध्यान रखें। और जो डॉक्टर साहब ने जो बातें कही आपको, हमारे डॉक्टर साथी के और बैठे हुए थे पर अभी वक्त नहीं था इसलिए आज हम उनको सुन नहीं पाए। हमेशा वो लोग पूरी तरह लगे हुए हैं 13 महीने से। डॉक्टर अशोक अग्रवाल, डॉक्टर अजीत सिंह जी, डॉक्टर रमन शर्मा, डॉक्टर विशाल गुप्ता, डॉक्टर PR गुप्ता जी, डॉक्टर PD मीना जी, रोज आते हैं डॉक्टर लोग, अपनी बात कहते हैं, हम सबकी सलाह से फैसला करते हैं और इसी रूप में फैसला करते आए, आगे भी आप सबकी सलाह से फैसला करेंगे। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।